हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम कैम। तो आप सभी के लिए लेके आए हैं हम बच्चों अचीवर्स बैच, जिसके अंदर हम आपको 9 क्लास की कंप्लीट एनसीईआरटी की बुक पढ़ाएंगे। लाइन बाय लाइन आपको हर एक चीज एक्सप्लेन की जाएगी, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एनसीईआरटी की एक भी लाइन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को विद वेरी हाई एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो देखिए, as we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shape, size and texture. तो जब हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारी सराउंडिंग में जो चीजें हैं उनकी शेप अलग है, साइज अलग है। लाइक ये जो पेन है इसकी शेप अलग है, पैनल जो है इसकी शेप अलग है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो आप, इस पेन की शेप अलग है, चेयर की शेप अलग है। इसी तरीके से बुक्स की जो शेप साइज है वो भी डिफरेंट है। सो जितनी भी चीजें हैं उनकी शेप, साइज, टेक्सचर अलग अलग है। इसके बाद एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। जो कुछ भी है यूनिवर्स में वो किससे बना है बेटा? मटेरियल से बना है। एंड जिसको साइंटिस्ट ने क्या बोला? मैटर। क्या बोल रहे हैं उसको? मैटर बोल रहे हैं। इसमें आ जाएगा जिस हवा में हम सांस लेते हैं, द एयर वी ब्रेथ। जो खाना हम खाते हैं, द फूड वी ईट। स्टोन्स, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सभी। इवन जो एक स्मॉल ड्रॉप है पानी की, स्मॉल ड्रॉप जो है वाटर की वो, एंड जो पार्टिकल है सैंड का, वो सब कुछ क्या है? मैटर है। ठीक है, जो हमारे प्लांट्स है वो भी, जो एनिमल्स हैं वो भी, सब कुछ क्या है बेटा? मैटर है। एवरीथिंग इज मैटर। एंड वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल थिंग्स मेंशन्ड अबाउट, जितनी भी हमने चीजें ऊपर मेंशन की है, ये क्या है? स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। जब आप बुक को रखते हो, बुक आप कहीं पे भी रखोगे तो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। लाइक ये पेन है, इस पेन को हम रखते हैं तो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, ऑब्वियसली करेगा। इसका खुद का मास है, बिल्कुल इसका मास है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें उनका स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं और उनका खुद का मास होता है, तो हम बोल सकते हैं दे हैव बोथ मास एज वेल एज वॉल्यूम। उनके पास क्या है बेटा? खुद का मास है और उनका वॉल्यूम भी है कुछ। ओके, सो दे कंटेन बोथ मास एज वेल एज वॉल्यूम। इसके बाद है सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सराउंडिंग को। ठीक है, तो जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने क्लासिफाई किया मैटर को इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिसको क्या बोलते हैं? पंच तत्व। द पंच तत्व। ठीक है, कौन कौन से इसके अंदर आएंगे? एयर है, अर्थ है, फायर, स्काई एंड वाटर। ये सब, ये 5 चीजें इसके अंदर आएंगी। कौन कौन सी? वाटर आएगा इसके अंदर, अर्थ आएगी, स्काई, फायर एंड एयर। ये 5 चीजें आएंगी पंच तत्व के अंदर। किसने बताया? ये अर्ली इंडियन जो फिलोसफर्स थे उन्होंने क्लासिफाई किया था मैटर को इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। कौन कौन से हो जाएंगे बेटा? एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है एंड वाटर है। तो ये 5 चीजें हो जाएंगी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग, उनके अकॉर्डिंग जो कुछ भी है, लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, वो सब किन चीजों से मिले हैं? इन्हीं 5 चीजों से। ठीक है, वॉज मेड अप ऑफ these 5 बेसिक एलिमेंट्स। इन्हीं 5 बेसिक जो एलिमेंट्स हैं इनसे बनी है। एंड जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स थे वो भी सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर उन्होंने बताया। इसके बाद जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या बताया? 2 टाइप की क्लासिफिकेशन दी मैटर की। ठीक है, जो हमारे मॉडर्न डे साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या दिया? 2 टाइप की क्लासिफिकेशन दी मैटर की। किस बेसिस पे? फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर की एंड केमिकल नेचर के बेसिस पे। तो किस बेसिस पे दिया बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। एंड इस चैप्टर में हम किसको पढ़ेंगे? मैटर को बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। जो केमिकल एक्सपेक्ट है मैटर का उसको हम सब्सिक्वेंट जो हमारे चैप्टर्स आएंगे उनमें हम पढ़ेंगे, आगे जो हमारे चैप्टर आएंगे। नेक्स्ट है फिर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसको अब हम देखते हैं फिजिकल नेचर को मैटर की। तो देखो, फर्स्ट है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलके बना है बेटा? पार्टिकल्स से मिलके बना है। मैटर के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलके मैटर फॉर्म होता है। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। एक स्कूल ने क्या माना मैटर को? कंटिन्यूअस होता है वो, लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। लाइक जैसे ब्लॉक होता है वुड का, इसी तरीके से वो क्या है? कंटिन्यूअस होता है। और दूसरे स्कूल ने क्या माना कि वो किससे बना है? पार्टिकल से बना है। लाइक सैंड, सैंड के अंदर जैसे पार्टिकल्स होते हैं, सैंड में क्या होता है बेटा? छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके तो सैंड बनी है। तो उन्होंने, एक स्कूल ने तो क्या माना कि जो मैटर है वो कंटिन्यूअस है।
ठीक है, कंटिन्यूअस है किसकी तरह, लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, जो ब्लॉक होता है वुड का उसकी तरह। और दूसरे ने क्या माना, जो हमारा मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना है, लाइक सैंड, सैंड की तरह। ठीक है, सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे जिससे हम डिसाइड करेंगे कि जो मैटर है वो कंटिन्यूअस है या फिर पार्टिकुलेट नेचर है उसका। ठीक है, पार्टिकल नेचर है, उसको हम स्टडी करते हैं। एक्टिविटी हम करेंगे नेक्स्ट। सो देखिए एक्टिविटी है यहाँ पर 1.1, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लेना है 100 ml का बीकर, फिल करना है हाफ बीकर को। तो सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, 100 ml का बीकर लो, उसको हाफ फिल कर लो पानी के साथ में, कर लिया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, मार्क करो लेवल वाटर का। उसके बाद वाटर के लेवल को मार्क कर लेना है। लो भाई ले लेते हैं यहाँ पर एक बीकर, ये हमने ले लिया, इसको क्या कर लिया, बीकर में हाफ फिल कर लिया हमने वाटर से इसको, और मार्क भी कर लिया लेवल। उसके बाद डिसॉल्व करना है, कुछ सॉल्ट ऐड कर लो या फिर शुगर कर लो विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड की हेल्प से आपको क्या कर देना है बेटा, इसमें सॉल्ट या फिर शुगर ऐड कर देना। हम यहाँ पर सॉल्ट ले रहे हैं, तो आपको ऑब्जर्व करना है क्या वहां पर कोई चेंज आ रहा है वाटर लेवल के अंदर, क्या वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू सॉल्ट, सॉल्ट के साथ क्या हुआ, एंड वेयर डज इट डिसअपियर, जो सॉल्ट है, जो हमारा नमक है, वो कहां पर डिसअपियर हो गया। ठीक है, वो पहले हमें अपीयर था, जब हमने उसको डाला फिर वो डिसअपियर हो गया पानी में। बेटा जब आप सॉल्ट डालते हो, सॉल्ट को ऐड कर देते हो, तो क्या आपको दिखता है अलग से वहां पर सॉल्ट होता है, ग्लास के अंदर नहीं दिखता ना, तो कहाँ गया वो सॉल्ट। एंड डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या यहाँ पर जो वाटर का लेवल है वो चेंज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, वाटर का लेवल चेंज होगा या नहीं होगा। सो देखो यहाँ पर जो पार्टिकल है वाटर के, उनको मैग्नीफाई किया बेटा मिलियंस ऑफ टाइम, जब जाके हमें ऐसे दिख रहे हैं ये पार्टिकल जो है वाटर के। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पार्टिकल है वाटर के, हमने ऐड किया सॉल्ट को, ये सॉल्ट को यहाँ पर ये रहा सॉल्ट हमने ऐड किया, एंड ये वाटर के पार्टिकल है जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, एंड ये थोड़ा ऑरेंज कलर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, सॉल्ट के पार्टिकल है। तो ये वाटर के पार्टिकल है और इनके बीच में क्या आ गए बेटा, सॉल्ट के पार्टिकल। दिख रहा है आपको, ये वाटर के पार्टिकल थे, इन्हीं के बीच में लाइक ये वाटर के पार्टिकल है, ऐसे वाटर के पार्टिकल हैं, इनके बीच में क्या आ जाएंगे, ऐसे सोल्ट के पार्टिकल आ जाएंगे, इस तरीके से ऐसे सोल्ट के पार्टिकल आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, जब हमने डिसॉल्व किया सोल्ट को वाटर के अंदर, जब हमने पानी के अंदर नमक को डाला तो वहां पर क्या हुआ, डिसॉल्व किया तो जो पार्टिकल हैं सोल्ट के वो कहाँ चले गए, वो चले गए स्पेस में पार्टिकल ऑफ मैटर के, वाटर के। ठीक है, जो वाटर के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, जो जगह प्रेजेंट है, जो खाली जगह प्रेजेंट है बेटा, वहां पर चले गए जो पार्टिकल है हमारे सोल्ट के। इसी तरीके से जब हम शुगर के लेते हैं तो जो शुगर के पार्टिकल होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो जो स्पेस प्रेजेंट है, जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट थी, जो खाली जगह थी, इसमें जाके कौन बैठ के बेटा, सोल्ट के पार्टिकल बैठ गए, ये शुगर लोग इस शुगर के पार्टिकल आ जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर कोई भी चेंज आएगा वाटर के अंदर, बताओ आप, शाबाश, कोई चेंज नहीं आएगा वाटर के अंदर, बिकॉज ये जगह जो खाली थी उसी में जाके बैठे हैं, कोई लेवल तो इंक्रीज होगा नहीं। ठीक है, तो वाटर का जो लेवल है वो हमारा इंक्रीज नहीं होगा, नो चेंज इन वाटर लेवल। उसके बाद क्या हुआ सोल्ट के साथ, सोल्ट ने जो खाली जगह थी, जो स्पेस प्रेजेंट था, ठीक है, किन के बीच में, वाटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था उन्हीं के बीच में जाके सोल्ट के पार्टिकल्स बैठ गए वहां पर। ठीक है, तो इन द स्पेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर हमारे सोल्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। समझ में आ गई ये चीज बेटा, एक्टिविटी आपकी 1.1। उसके बाद देखिए सेकंड हम देखते हैं हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, कि जो मैटर के पार्टिकल हैं वो कितने छोटे हैं। अब हमें देखना है कितने स्मॉल वो हैं, इसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं 1.2 आपकी एक्टिविटी है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको लेना है 2 से 3 क्रिस्टल पोटाशियम पर मैग्नेट के 2 से 3 क्रिस्टल लो एंड डिसोल्व कर दो उनको 100 ml ऑफ वाटर में। तो आपको 2 से 3 क्रिस्टल लेने हैं पोटाशियम पर मैग्नेट की, और साथ में क्या लेना है, वाटर लेना है 100 ml। ठीक है, 100 ml ऑफ वाटर आपको लेना है। तो देखिए हमने लिया 100 ml ऑफ वाटर, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, 2-3 क्रिस्टल डाल दिए बेटा, इसके अंदर हमने किसके, पोटाशियम पर मैग्नेट के। तो यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो 100 ml का सोल्यूशन हमारे पास रेडी हो गया है, 2 से 3 क्रिस्टल आपने पोटाशियम पर मैग्नेट के डाल दिए 100 ml ऑफ वाटर में, ये हमारा सोल्यूशन फॉर्म हो गया। अब इसमें से आपको 10 ml निकाल लेना है। ठीक है, क्या करना है, इसमें से आपको 10 ml
निकाल लेना है और फिर आपको 100 ml नहीं लेना वाटर, फिर आपको 90 ml वाटर लेना है। फिर आपको 90 ml वाटर लेना है और जो 10 ml है, इससे जो आप 10 ml लोगे वो उसके अंदर डालना है। तो ये हमारा 100 ml सोल्यूशन हो गया। फिर ये जो 100 ml है इसमें से 10 ml लो, फिर 90 ml वाटर लेके उसमें डाल दो 10 ml। इसी तरीके से यहाँ पर जो 100 ml का सोल्यूशन बनेगा, इसमें से फिर 10 ml लो, फिर 90 ml वाटर लेके फिर यहाँ पर डाल दो। ठीक है, तो ऐसे ही आपको 5 to 8 टाइम्स प्रोसेस को रिपीट करना है। 5 से 8 बार जब आप ऐसा करोगे तो फिर हम देखेंगे क्या यहाँ पर अभी भी जो कलर है वाटर का वो आ रहा है, वाटर अभी भी कलर्ड है। तो हम देखते हैं बेटा, जो वाटर है वो कलर्ड होगा, लाइट कलर होगा, मतलब वाटर का कलर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं हमें प्योर वाटर मिल जाएगा बिल्कुल, है ना, बिल्कुल जैसे वाटर का कलर है वैसे में ऑब्टेन हो जाएगा, वहां पर थोड़ा बहुत लाइट कलर रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स है मैटर की वो बहुत ज्यादा छोटे, वो डिवाइड होते जा रहे हैं। ठीक है, स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल के अंदर वो डिवाइड होते जा रहे हैं। सो देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, फिर 10 ml लिया सोल्यूशन का और उसको पुट कर दिया 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में। फिर हमने उस सोल्यूशन से 10 ml लिया और उसको डाल दिया अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में। तो ऐसे हम डाइल्यूट करते जाएंगे जब सोल्यूशन को 5 से 8 बार, 5 to 8 टाइम्स। तो इज द वाटर स्टिल कलर्ड? बिल्कुल, वाटर जो है वो कलर्ड आएगा हमारा। सो एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन। जैसे जैसे हम डाइल्यूट कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कलर है वो लाइट हो रहा है बट इट इज स्टिल विजिबल, वो विजिबल है, कलर आ रहा है। ऐसा नहीं है कलर नहीं आएगा, कलर आ रहा है बट लाइट आ रहा है। ठीक है, सो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि कुछ ही जो क्रिस्टल हैं किसके, पोटाशियम परमैंगनेट के, वो कलर कर दे रहे हैं लार्ज वॉल्यूम को वाटर के, अबाउट 1000 लीटर को। ठीक है, देख लो हमने 2-3 क्रिस्टल लिए थे, उसी ने कर दिया कलर। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स। इसका मतलब इतने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है हमारे जो 2-3 क्रिस्टल थे पोटाशियम परमैंगनेट के। इवन जो 1 क्रिस्टल है उसमें क्या है, मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स हैं। किसमें? जस्ट 1 क्रिस्टल में पोटाशियम परमैंगनेट के, जो कि डिवाइड होते जा रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, और इसीलिए हमें लाइट कलर मिल रहा है जब हम इतना डाइल्यूशन कर रहे हैं उसके बाद भी। सो द सेम एक्टिविटी कैन बी डन विद 2 ml डिटॉल। हम 2 ml डिटॉल लेके भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट लेंगे। तो ऐसे ही 5 to 8 टाइम्स बेटा हम डाइल्यूशन करेंगे तो वहां पर हमें जो स्मेल है डिटॉल की वो डिटेक्ट हो जाएगी, वो स्मेल जब भी आएगी। ठीक है, इतना डाइल्यूशन के बाद भी। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो पार्टिकल है मैटर के वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जितना हम इमेजिन कर सकते इतना छोटा होगा, उससे भी हमारी इमेजिनेशन के बाहर इतने छोटे पार्टिकल हैं। सो जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। सो क्लियर हो गया बच्चा यहाँ तक? सो देखो ये हम वाटर के अंदर ऐसे शुगर डाल रहे हैं, ये आपका सॉल्ट है। ठीक है, सो आपको इस तरीके से एक्टिविटी करनी है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। उसके बाद है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी इक्विपमेंट है। मैंने सोचा आप बच्चों को बता देते हैं, है ना, कई बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है इन चीजों में, पता नहीं होता है। तो देखो जैसे हमने बीकर की बात की, अब कई बच्चे ऐसे उनको बीकर नहीं पता है क्या है ना। सो ये सारी चीजें अब आपको अच्छे से बता देते हैं। यहाँ पर देखो, देखिए डबल सॉकेट, ये क्या है बेटा? डबल सॉकेट है, इसे हम क्या बोलते हैं? डबल सॉकेट। एक एक चीज को ध्यान से देखते जाएंगे आप। यहाँ पर ये क्या है? इवेपोरेटरी ट्रे। ये क्या है? इवेपोरेशन ट्रे है। इसके बाद ये हमारा स्टैंड रॉड है। ये जो है ये क्या है? स्टैंड रॉड। ये हमारा गैस होज है, ये वाला जो पार्ट है गैस होज है। ये ट्राइपॉड बेस है, इसे हम क्या बोलेंगे? ये ट्राइपॉड बेस होगा। ये हमारा बंसन बर्नर है, ये वाला जो है ये क्या है? बंसन बर्नर है। इसके बाद ये हमारी स्टैंड रॉड है। ठीक है, क्या है बेटा? ये स्टैंड रॉड, इसे स्टैंड रॉड बोलते हैं। उसके बाद ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। ये क्या होता है? राउंड बॉटम फ्लास्क होता है। एंड ये वाली चीज क्या है? क्रूशिबल टंग्स। क्या बोलते हैं इसको? क्रूशिबल टंग्स बोलते हैं। एंड ये वाली चीज क्या है? वायर मैस बोलते हैं या फिर सिरन प्लेट बोलते हैं हम इसे। इसके बाद ये क्या है? ट्राइपॉड या फिर 4 फुट हम इन्हें बोलते हैं, ट्राइपॉड या फिर 4 फुट। एंड ये क्या है बेटा? ग्लास रॉड। ठीक है, ये वाली चीज क्या है? ग्लास रॉड है। एंड ये क्या है? बीकर। ओके, समझ आया? ये वाला बीकर होता है एंड ये हमारी ग्लास रॉड होती है। ये बीकर है, ये ग्लास रॉड है, ये हमारा मेजरिंग सिलेंडर है। एक एक चीज को आपको अच्छे से विजुअलाइज कर लेना है। ये हमारी वॉश बॉटल है एंड ये हमारी फनल होती है, ये वाली फनल है। एंड यहाँ पर जो ये रखा ऊपर ये फिल्टर पेपर है। ये हमारी वॉच ग्लास है। एंड ये पैट्री डिश होती है, ये वाली, ये पैट्री डिश है, ये वॉच ग्लास है, ये मेजरिंग सिलेंडर है और ये टैक्लियो बर्नर है। ऑलराइट,
हो गई यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर। ये बीकर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये वाली चीज ये क्या है, रबड़ कॉन्स, ठीक है। ये क्या है, रबड़ कॉन्स है बेटा। उसके बाद ये ग्लास पिपेट हमारी होती है, क्या बोलते हैं इसको, ग्लास पिपेट बोलते हैं इस चीज को, ये जो है ये ग्लास पिपेट है। उसके बाद ये जो हमने लगाया यहाँ पर ये थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर है। ये एर्लेनमेयर फ्लास्क है, ये जो फ्लास्क है एर्लेनमेयर फ्लास्क बोलते हैं इसे। एंड ये हमारी स्पैचुला है, ये वाली चीज ये क्या है, स्पैचुला है। ये स्पैचुला है, सारी क्या है बेटा, स्पैचुला है। ये हमारा लाइबिक कंडेंसर है, ये वाला कंडेंसर होता है, ऑलराइट। इसके बाद है ये प्लास्टिक के पिपेट है, ये वाली क्या है, ये प्लास्टिक पिपेट है। उसके बाद ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, ये वाली, ये टेस्ट ट्यूब है। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है जिसके साथ हम होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे टेस्ट ट्यूब को। ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है। एंड ये क्या है, ये हमारी ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है। एंड यहाँ पर ये रबड़ स्टॉपर है, ये वाली जो चीज है ये क्या है, रबड़ स्टॉपर होते हैं, क्या बोलते हैं इसे, रबड़ स्टॉपर। उसके बाद है टेस्ट ट्यूब रैक, ये जो है ये क्या है, हमारा टेस्ट ट्यूब को रखने का जो रैक होता है, टेस्ट ट्यूब रैक है ये। और ये हमारी पेस्टल है, ये मोर्टर है, ठीक है। ये वाली चीज ये क्या है, हमारा मोर्टर है। एंड ये क्या है, हमारी पेस्टल है। ये हमारी केमिकल की बॉटल्स हैं, ठीक है, केमिकल बॉटल्स है। ये हमारा कोर्क स्टॉपर होता है, क्या बोलते हैं इसे हम, कोर्क स्टॉपर। एंड ये हमारा कंबशन स्पून होता है, ये वाली चीज ये क्या है, कंबशन स्पून बोलते हैं। ये स्टैंडिंग सिलेंडर है, ये क्या बेटा, स्टैंडिंग सिलेंडर होता है। एंड ये हमारी ग्लास प्लेट है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लास प्लेट। तो सारा विजुअलाइज कर लिया आपने सारी चीजों को। तो ये सारी क्या थे हमारे इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी इक्विपमेंट से। नेक्स्ट देखिए, सो नेक्स्ट आता है फिर बच्चों कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल जो है हमारे मैटर की, उनकी कैरेक्टरिस्टिक अब हम देखेंगे क्या है मैटर के पार्टिकल्स की। फर्स्ट इसके अंदर आते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हम देखेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम जो एक्टिविटी की हमने 1.1 एंड 1.2, वहां से हमें क्या पता चला, जो पार्टिकल्स हैं शुगर, सॉल्ट एंड डिटॉल या पोटाशियम परमैंगनेट के, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। जो पार्टिकल है किसके, शुगर के, सॉल्ट के, डिटॉल के, इन सभी के जो पार्टिकल्स थे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हैं वाटर के अंदर। वाटर के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है वाटर के पार्टिकल्स के अंदर, उन्हीं स्पेस में जाके इनके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, वहीं पर जाकर इनके पार्टिकल्स बैठ जाते हैं। सिमिलरली जब हम वी मेक टी, जब हम चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं या फिर नींबू पानी बनाते हैं, तो एक टाइप के जो हमारे पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो कहां पर चले जाते हैं, जो स्पेस प्रेजेंट होता है दूसरे टाइप के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में, जो स्पेस प्रेजेंट होता है उनके बीच में चले जाते हैं। जब हम कॉफी बनाते हैं, जब हम टी प्रिपेयर करते हैं, या फिर जब हम लेमनेड वाटर फॉर्म करते हैं, जब हम नींबू पानी बनाते हैं ना, तो उसमें हम चीनी भी डालते हैं, वाटर लेते हैं, चीनी डालते हैं, फिर हम लेमन को लेते हैं। तो एक टाइप के जो पार्टिकल हैं मैटर के, उनके अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है, दूसरे वाले पार्टिकल जो है उसमें आ जाते हैं। क्लियर होगी यहाँ से चीज। सो इससे हमें पता चल रहा है कि इनफ स्पेस है पार्टिकल जो है मैटर के उनके बीच में, ठीक है। जो मैटर की पार्टिकल है उनके बीच में इनफ स्पेस है कि जो दूसरे मैटर की पार्टिकल है वो उसके अंदर फिट हो जाते हैं, उसके अंदर वो आ जाते हैं। सो क्लियर होगी ये चीज भी आपको। इसके बाद है पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग 1.2.2। पार्टिकल जो है मैटर की वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इस चीज को हम देखेंगे। यहाँ पर हम एक्टिविटी करेंगे 1.3। तो यहाँ पर पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर। आपको एक इंसेंस स्टिक लेनी है, एक अगरबत्ती लेनी है, ठीक है, जो हम पूजा के लिए यूज करते हैं अगरबत्ती, वो आपको लेनी है। और अनलिट मतलब उसे बिना जलाए, ठीक है, उसको जलाना नहीं है मैच स्टिक के साथ में। तो आपको कॉर्नर में रख देना अपनी क्लास की। एंड हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट, आपको कितना उसके पास में जाना पड़ेगा, ठीक है, सो एज टू गेट इट स्मेल, जिससे हम उसकी स्मेल ले पाए, हमें कितना पास में उसके जाना पड़ेगा। बेटा बहुत ज्यादा क्लोज जाना पड़ेगा हमें उसके, है ना, बहुत ज्यादा क्लोज जाके हमें उसको स्मेल करना पड़ेगा। बट जैसे ही हम लाइट कर देंगे इंसेंस स्टिक को, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, अब उसको हम जला देंगे मैच स्टिक के साथ में, है ना। तो व्हाट हैपेंस, क्या होता है, एंड डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस, क्या हमें स्मेल हो जाती है जब हम दूर भी बैठे होते हैं। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, रिकॉर्ड करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन। तो देखिए जब अनलिट थी इंसेंस स्टिक, जब जलाई नहीं थी हमने, तो उसके हमें बहुत ज्यादा वेरी क्लोज, बहुत ज्यादा क्लोज जाके उसकी स्मेल देखनी पड़ रही है। बट जैसे हमने उसको जला दिया, होता नहीं है जैसे मंदिरों में जलती है हमारी इंसेंस स्टिक,
हमारा अगर घर पास में ही है तो हमें आ जाती है स्मेल, है ना, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस हमें आते, पता चल जाता हाँ भाई अभी पूजा हो रही है। हमारे घर में भी जब होती है ना, घर में भी जब शाम के टाइम सुबह के टाइम जब पूजा होती है, इंसेंस स्टिक हमारी जलती है मंदिर में, जो हम चलाते हैं अगरबत्ती, तो हम दूसरे कमरे में भी बैठे होते हैं तो हमें वहां पे स्मेल आ जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हम क्या देख रहे हैं कि जो पार्टिकल है मैटर के, वो क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ठीक है, मूविंग की वजह से ही तो हमें वहां तक स्मेल आई, वरना कैसे आती हमें। ओके, उसके बाद है एक्टिविटी 1.4। यहाँ पर हमें ग्लास या फिर बेकर लेने, 2 ग्लास या फिर बेकर ले लो आप, वाटर विद वाटर के साथ पुट करना ड्रॉप ऑफ ब्लू या फिर रेड इंक, उनमें या तो रेड इंक डाल दो, ये हमने जस्ट आपको ग्लास दिखा रखा है बट हमें बीकर लेना है। ठीक है, उसके अंदर ऐसे हमें क्या डालनी है, इंक डाल देनी है, आप ब्लू डाल दो या फिर रेड डाल दो। अब क्या करना है, केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ फर्स्ट बीकर हमें एक इंक डालनी है एक में, और फिर दूसरे में हमें हनी डालनी है, सेम वे में सेकंड बीकर में। एक बीकर में हमें क्या डालना है, ऐसे हनी डालना है। ठीक है, एक बीकर में हमें इंक डाल लेनी है, दूसरे बीकर में हमें हनी डालनी है। सो अब लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ क्लास, अनडिस्टर्ब उनको हमें रख देना है बिल्कुल। ठीक है, सो उसके बाद रिकॉर्ड करना है अपनी ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। एंड इमीडिएटली हम क्या ऑब्जर्व करेंगे जैसे ही हम इंक ड्रॉप डालेंगे। देखो जैसे ही यहाँ पर इंक ड्रॉप डल रही है तो ये क्या हो रही है बेटा, हमारी डिसॉल्व होना स्टार्ट हो रही है। देखो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इसकी, ये क्या हो रही है फिर ऐसे डिसॉल्व होना स्टार्ट हो रही है वाटर के अंदर। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, जैसे हम हनी को डालेंगे वो पहले तो वो सेटल डाउन होगी, है ना, उसके बाद वो धीरे धीरे डिसॉल्व होना स्टार्ट होगी। सो हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक, कितने आवर्स या फिर डेज लगेंगे जो इंक का कलर है उसको स्प्रेड होने में इवनली हमारे वाटर के अंदर। तो यहाँ पर तो बेटा क्या कुछ मिनटों में ही काम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो जो हमारी इंक है वाटर के अंदर मिनटों में स्प्रेड हो जाती है, बट हनी को आवर्स लग जाते हैं, है ना, वो धीरे धीरे होती है डिसॉल्व। तो यहाँ पर बेसिकली इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो पार्टिकल हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, मूविंग की वजह से तो वो डिसॉल्व हो पा रहे हैं कंप्लीट वाटर के अंदर। ऑलराइट, इसके बाद है एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट या फिर पोटाशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर। अब इसमें आपको क्या करना है बेटा, क्रिस्टल लेनी है, कॉपर सल्फेट की ले लो या फिर पोटाशियम परमैंगनेट की ले लो, एक ग्लास में लेना है हॉट वाटर के, ठीक है, गर्म पानी। उसके बाद दूसरा लेना है हमें कोल्ड वाटर। ठीक है, एक में हॉट वाटर में लेना है, दूसरे में कोल्ड वाटर में लेना है, एक में गर्म पानी, एक में ठंडे पानी। उसके बाद स्टिर नहीं करना है सोल्यूशन को, ठीक है, स्टिर नहीं करना है आपको। उसके बाद अलाउ करना है क्रिस्टल को सेटल एट द बॉटम। ठीक है, क्रिस्टल आराम से जो बॉटम है वहां पर चले जाएं, ठीक है, बॉटम में सेटल हो जाए नीचे। उसके बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, क्या आप ऑब्जर्व करोगे बेटा अबव सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो धीरे धीरे डिसॉल्व होगी, उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे निकलेंगे और वो हमारी वाटर में डिसॉल्व होना स्टार्ट होगी। एंड व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम पास होगा जो हमारी डिसोल्यूशन है वो इंक्रीज होगी एंड जो इंक है वो पूरे वाटर के अंदर स्प्रेड होगी। एंड व्हाट डज दिस इफेक्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, एंड ये हमें क्या सजेस्ट करता है पार्टिकल को सॉलिड एंड लिक्विड के। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग कर रहे हैं, ठीक है, वाटर की भी यहाँ पर, और साथ में हमारे जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स भी, एंड जो सॉलिड जो हमने इंक डाली है, जो हमने क्रिस्टल डाली उसके पार्टिकल भी कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, इसलिए वो डिसॉल्व हो पा रहे हैं वहां पर। उसके बाद डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर से जो हमारी मिक्सिंग है, रेट ऑफ मिक्सिंग वो चेंज होगी, एंड व्हाई एंड हाउ, क्यों होगी एंड कैसे होगी। तो देखो यहाँ पर रेट ऑफ मिक्सिंग जो है बेटा वो टेम्परेचर के साथ चेंज होगी। ऑब्वियसली जब हम कोल्ड वाटर में लेंगे तो जो प्रोसेस है हमारी वो लेट होगी, ठीक है, जब हम हॉट वाटर लेंगे तो उसमें ज्यादा होगी। क्यों होगी ऐसा, बिकॉज यहाँ पर जो है बेटा पार्टिकल्स की, जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, वो फास्टली मूव करेंगे जैसे उनका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, जैसे जो हमारा वाटर है हम टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा ले रहे हैं तो जो रेट ऑफ मिक्सिंग है वो चेंज होता है टेम्परेचर के साथ में। हम हॉट वाटर ले रहे हैं, हम कोल्ड वाटर ले रहे हैं, तो हॉट वाटर में क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो फास्टली मूव कर रहे हैं। ये आप कंसेप्ट अभी आगे पढ़ोगे काइनेटिक एनर्जी का भी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो रेट ऑफ मिक्सिंग है वो इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज पार्टिकल्स फास्टली मूव करने लग जाते हैं, और जितना बेटा फास्टली वो मूव करेंगे उतना ही जल्दी वो
डिसॉल्व हो जाएंगे। तो रेट ऑफ मिक्सिंग हमारी इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज पार्टिकल्स फास्टली वहां पर मूव करेंगे। सो क्लियर होगी ये चीज भी आपको। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं अब। हाँ जी बेटा, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पार्टिकल जो है मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। उसके बाद पॉजेस करते हैं व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उनकी पास होती है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो पार्टिकल है वो फास्टली मूव करते हैं। मैंने बताया ना अभी आपको, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स जो हैं फास्टली तेजी से वो मूव करने लग जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो जाती है। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो भी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होती है बेटा हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की वो इंक्रीज होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बेटा इंक्रीज होगा जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो भी क्या होगी हमारी इंक्रीज होगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। इसके बाद इन अबव 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व, अभी जो हमने 3 एक्टिविटी की उनमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पार्टिकल मैटर के वो इंटरमिक्स हो रहे हैं ऑन देयर ऑन, खुद से ही हो रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं वहां पर खुद से ही अपने आप वो क्या हो जा रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं एक दूसरे के साथ में। सो दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस। ऐसा वो किस लिए कर पा रहे हैं, बिकॉज एक मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है उन स्पेस के बीच में दूसरे मैटर के पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा वो इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज वो दूसरे के स्पेस जो है पार्टिकल उनके बीच में जा रहे हैं। उसके बाद दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, ये जो मिक्सिंग है पार्टिकल्स की टू डिफरेंट टाइप्स के मैटर की खुद से जो हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा डिफ्यूजन। उसे हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन बोल रहे हैं, राइट। जो खुद से जो ये आपस में डिसॉल्व हो रही हैं, खुद से बेटा जो ये क्या हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में मिक्स हो रहे हैं, ये जो इंटरमिक्सिंग है पार्टिकल की अलग अलग टाइप के खुद से, यही क्या है बेटा डिफ्यूजन है। क्लियर हो गया आपको। एंड वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट हीटिंग करने पर डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है। व्हाई डज दिस हैपन, हीट करने से जो डिफ्यूजन है वो फास्ट हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है बेटा बताओ जल्दी। अभी तो हमने पढ़ा ना, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे हम हीट करेंगे उसको, हीट का मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, पार्टिकल्स फास्टली मूव कर रहा है, तेजी से वो मूव कर रहा है। जितना पार्टिकल फास्टली मूव करेंगे उतना ही जल्दी क्या हो जाएगी हमारी इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। तो उतना ही जल्दी हमारा डिफ्यूजन हो जाएगा। समझ में आया क्यों हीट करने पर डिफ्यूजन फास्ट हो रहा है, बिकॉज हीट करने पर जो पार्टिकल से फास्टली मूव करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इंटरमिक्सिंग फास्ट होगी, दैट्स व्हाई डिफ्यूजन जो हमारा वो फास्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट, पार्टिकल जो है मैटर की वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 1.6 है, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप, 4 ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड, ह्यूमन चेन फॉर्म करनी, ठीक है, चेन की फॉर्म में जैसे सजेस्ट किया। कैसे, फर्स्ट ग्रुप को शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक, एक दूसरे को बैक से पकड़ना है, ठीक है, और साथ में लॉक कर लेनी है आर्म्स। इस तरीके से एक दूसरे के साथ में लॉक कर लेनी है आर्म्स को, लाइक इट यू मिस मी डांसर, लाइक जैसे ये करते हैं, ये डांसर जो होते हैं ना इस तरीके से पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ये क्या है, चेन्स फॉर्म करें। तो अब ये जो एक पर्टिकुलर है इसको आप एक पार्टिकल मानो, ठीक है, ये हमारे क्या है बेटा पार्टिकल्स हैं, इनको आप एज अ मैटर के पार्टिकल समझो। ओके, उसके बाद फर्स्ट ग्रुप में ऐसे हो गया, सेकंड ग्रुप में आपको बोला है होल्ड करना है हैंड को, ठीक है। चेन कैसे फॉर्म करनी है, एक दूसरे के हाथ को पकड़ के, लाइक देखो यहाँ पर जैसे हाथ पकड़ा हुआ ना इन्होंने, ऐसे ही हाथ पकड़ के चेन फॉर्म करनी है। दूसरे ग्रुप, तीसरे ग्रुप को क्या बोला, फॉर्म करनी है चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स, सिर्फ जो हमारी फिंगर की टिप्स है उनसे टच करके पकड़ना है, ऐसे चेन फॉर्म करनी है तीसरे ग्रुप को। अब फोर्थ ग्रुप जो है स्टूडेंट्स का, वो भागा हुआ आएगा और उनको तीनों को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। 3 ह्यूमन चेन्स को 1 by 1 into as many
स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल, जितने भी स्मॉल ग्रुप हो सकता है उनको उनके अंदर ब्रेक करने की कोशिश करेगा, जो हमारा फोर्थ वाला जो ग्रुप होगा स्टूडेंट्स का। एंड विच ग्रुप वाज द इजीएस्ट टू ब्रेक एंड व्हाई? अब इसमें से कौन से ग्रुप को सबसे इजी है ब्रेक करना और क्यों है? तो देखो, एक केस में क्या कर रहे हैं बेटा, इस तरीके से आर्म्स लॉक की हुई है। दूसरे केस में क्या हुआ है, हैंड्स को ऐसे होल्ड किया हुआ है। तीसरे केस में सिर्फ टच किया हुआ है। अब जो टच किया होगा बेटा उसको आएगा भागता हुआ, है ना, स्टूडेंट्स आएंगे भागते हुए और उसको एकदम से ब्रेक कर जाएंगे, है ना, बस टच ही तो कर रहे हैं वो, है ना, एकदम आएंगे और उनको ब्रेक कर देंगे। अब जिन्होंने होल्ड किया हुआ है हैंड को, अब इनको ब्रेक करना बेटा एज कंपेयर टू टचिंग वाले की मुश्किल होगा, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा फोर्स लगेगी, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में वो ज्यादा है, तो इनको ब्रेक करना उतना मुश्किल हो जाएगा। जो ये लॉक किए हुए हैं आर्म, इनको तो ब्रेक करना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, है ना। ऐसे जिन्होंने अपने होल्ड किए हुए हैं एक दूसरे को बैक से और लॉक की हुई है आर्म्स, अब इनको ब्रेक करना तो सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। सो यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा क्या लगेगी बेटा, फोर्स लगेगी। यहाँ पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी। सबसे इजी कौन से ग्रुप को होगा ब्रेक करना, जहां पे सिर्फ टच किए हुए हैं हैंड, ठीक है, जहां पर सिर्फ थर्ड वाला ग्रुप जहां पर चेन फॉर्म हुई है, सिर्फ टच करके एक दूसरे को विद ओनली देयर फिंगर टिप्स, सिर्फ फिंगर टिप्स से जहां पर टच हो रहे हैं, यहाँ पर हमें इजिली ब्रेक कर सकते हैं उनको। तो यहाँ से पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हम समझेंगे कि जो पार्टिकल है मैटर के यहाँ पर ज्यादा क्लोज हैं, तो इनको ब्रेक करना उतना ही क्या हो जाएगा बेटा, मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद है इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को आपको एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर मानना है। देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, तो कहाँ पर सबसे मैक्सिमम फोर्स के साथ पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़े हुए हैं? ऑब्वियसली किस केस में हो रहा है बेटा, इस वाले केस में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसके साथ, मैक्सिमम फोर्स के साथ यहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे को पकड़े। उसके बाद जहां पर होल्ड को है, हैंड को होल्ड किया उस केस में हो गया। सबसे लास्ट में जहां पर सिर्फ फिंगर टिप से टच किया हुआ है वहां पर होगा। क्लियर होगी एक्टिविटी 1.6। उसके बाद एक्टिविटी 1.7, यहाँ पर आपको आयरन नेल लेना है, लोहे की कील, समझ रहे हो बेटा, देखो ये, ठीक है, आपको दिखाया हमने, देखो लोहे की कील, ये आयरन नेल आपको लेना है। और आपको क्या लेना है, चौक लेने हैं, देखो ये रही चौक, चौक लेने हैं। और आपको क्या लेना है, रबड़ बैंड लेना है, आपको रबड़ बैंड लेने हैं, ठीक है। आयरन नेल लेना है, चौक लेना है, रबड़ बैंड लेने हैं, 3 चीजें हो गई। अब आपको ब्रेक करने की कोशिश करनी है इनको हैमर, कट और स्ट्रेच करके, ठीक है। आपको हैमर करना है, कट करना है और स्ट्रेच करना है। एंड इन विच ऑफ अबव 3 सब्सटेंसेस, इन तीनों सब्सटेंसेस में से डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स, किसमें जो पार्टिकल्स हैं सबसे ज्यादा ग्रेटर फोर्स के साथ में है, ठीक है, एक दूसरे को होल्ड किए हुए ग्रेटर फोर्स के साथ में। तो देखो आयरन नेल, चौक, रबड़। चौक को तो बेटा आप एक हैमर की जरूरत है, आप एक बार ऐसे करोगे वो टूट जाएगा बेटा, है ना, उसका तो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगा चौक का तो। उसके बाद आप रबड़ को करोगे, रबड़ को आप क्या करोगे, स्ट्रेच करोगे और हैमर करोगे, ये भी टूट जाएगी। अब आयरन नेल को करो आप बेटा, क्या कर सकते हो, उसको आप मारो, कितना मारोगे, ये नहीं होगा, इसमें क्या है, ज्यादा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो है पार्टिकल ने एक दूसरे को बहुत ज्यादा ग्रेटर फोर्स के साथ पकड़ा हुआ है, इसीलिए ये ब्रेक नहीं होगा आसानी से। जो हमारी आयरन नेल है ये हमारी ब्रेक नहीं होगी, जब इसको हैमर करेंगे, कट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे तो इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑलराइट, बिकॉज यहाँ पर जो फोर्स है ग्रेटर फोर्स है, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स है इनके, ऑलराइट, इन केस ऑफ आयरन नेल। इसके बाद एक्टिविटी 1.8, कुछ आपको पानी लेना है कंटेनर के अंदर, ठीक है, एक कंटेनर लो, उसके अंदर आपको पानी लेना है, कट करके देखना है सरफेस ऑफ वाटर को विद योर फिंगर, जो सरफेस है वाटर का उसको अपनी फिंगर के साथ में कट करके देखना है, आपको कट करना है। तो उससे क्या होगा, वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आप एबल हो जो वाटर का सरफेस है उसको कट करने के। इसके बाद है व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, एंड क्या रीजन है जिसकी वजह से जो वाटर का सरफेस है वो रिमेन टुगेदर, मतलब एक साथ रहता है। देखिए जब आप कट करने की कोशिश करोगे एक बार के लिए तो वो कट हो जाएगा, ठीक है, हम ऐसे उंगली करते हैं पानी में से तो एक बार तो कट हो जाता है, पर जैसे ही हमारी उंगली हटेगी वो वैसे ही हो जाता है। क्यों हो जाता है, बिकॉज वहां पर ज्यादा फोर्स है ना, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ जो पार्टिकल है मैटर के, जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स है वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ज्यादा फोर्स के साथ वो होल्ड किए हुए एक दूसरे को। सो द अबव 3 एक्टिविटीज 1.6, 1.7, 1.8 जो तीनों एक्टिविटी हैं वो हमें क्या सजेस्ट कर रही हैं कि जो मैटर का जो पार्टिकल है उसके बीच में एक फोर्स एक्ट कर रही है,
ठीक है, इनके बीच में एक फोर्स है जो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, ये एक फोर्स एक्ट कर रही है एंड ये जो फोर्स है इनको पार्टिकल को एक दूसरे को बांध के रखती है, एक दूसरे को साथ में रखती है इन पार्टिकल्स को। एंड ये जो स्ट्रेंथ है फोर्स की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है पार्टिकल्स के बीच में जो है ये वेरी करती है एक मैटर से दूसरे पे, ठीक है, एक मैटर से दूसरे मैटर पे वेरी कर रही है। लाइक हमने देखा ना अभी चौक के केस में, रबड़ के केस में और किसके केस में, रबर बैंड के केस में और आयरन नेल के केस में, तो यहाँ पर अलग अलग मैटर है तो अलग अलग हमारी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वेरी कर रही है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ किसमें सबसे ज्यादा, यहाँ पर आयरन नेल के केस में। क्लियर होगी ये भी चीज आपको। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन है, इन पर भी एक सेपरेट वीडियो आएगी, उसका जो लिंक है आपको आई बटन में मिल जाएगा इसी वीडियो की, ठीक है, आई बटन में आपको लिंक दे देंगे उसका, आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी एंड ये वाले क्वेश्चंस भी इनके वीडियो का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है बेटा स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी स्टेट्स हैं, हमारी गैसियस स्टेट है, ठीक है, कौन सी है बेटा, गैसियस स्टेट। एक तो कौन सी हमारी गैसियस स्टेट है, गैस स्टेट है। दूसरी हमारी कौन सी है, लिक्विड स्टेट है, हमारी लिक्विड स्टेट है। तीसरी कौन सी हमारी सॉलिड स्टेट है। तो ये तीन स्टेट होती हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन हमारी स्टेट है मैटर की, जिसमें ये जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं जैसे आपको शो किया है हमने। तो ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, हमें जितने भी हमारे अराउंड मैटर हैं हमें उनको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। आपके अराउंड जो मैटर बेटा आप ऑब्जर्व करो एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, उनके डिफरेंट स्टेट्स क्या क्या हैं। कोई बेटा सॉलिड में है, लाइक पेन है सॉलिड में है, लाइक पानी और जूस वो किस में, लिक्विड में है। एंड कुछ चीजें ऐसे जो हमारी गैसियस स्टेट में होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। हमारे जो अराउंड मैटर है वो कितनी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, कोई सॉलिड में है ना, कोई लिक्विड में है, कोई गैसियस में है, तो ऐसे ही 3 स्टेट में वेरी कर रहा है मैटर जो है। तो ये जो स्टेट है मैटर की किस वजह से है, ड्यू टू वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है बेटा उसके अंदर डिफरेंस है, इसीलिए हमारी तीनों जो स्टेट है एग्जिस्ट कर रही हैं। सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक में हम जाके देखते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस मिलेगा जो हमारी 3 स्टेट एग्जिस्ट कर रही हैं। So देखिए नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। तो अब हम पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज को। तो फर्स्ट आती है हमारी सॉलिड स्टेट। कौन सी स्टेट है बेटा, सॉलिड स्टेट फर्स्ट है। एक्टिविटी करते हैं हम यहाँ पर 1.9। तो कलेक्ट करना है आपको ये सब आर्टिकल्स, क्या क्या है देखो, पेन आपको लेना है, बुक लेनी है, नीडल लेनी है और पीस ऑफ वुडन स्टिक आपको लेनी है, ठीक है। क्या क्या लेना है आपको, पेन लेना है, बुक लेनी है और वुडन स्टिक लेनी है और साथ में एक निडल आपको लेनी है। ये चारों चीजें बेटा आपको लेनी है, ठीक है। क्या करना है, स्केच करना है इनकी शेप ऑफ अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक। इनकी शेप को आपको बनाना है, मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम, ठीक है, पेंसिल को मूव करके इनके अराउंड ऐसे इनकी आपको शेप को बनाना है, ठीक है। इनकी जो शेप है उनको आपको फॉर्म करना है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। देखो सभी की शेप अलग आएगी, सभी की जो शेप है वो क्या आएगी बेटा, अलग आएगी। तो देखो डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, बिल्कुल सभी के पास देख रहे हो अपनी खुद की एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट शेप है और डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, हाँ जी। तो देखो इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री है इसकी, इसी तरीके से बुक की एक बाउंड्री है डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम है पेन का, फिक्स्ड वॉल्यूम है बुक का, फिक्स्ड वॉल्यूम है निडल का, वुडन स्टिक का फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। तो फिक्स्ड वॉल्यूम है इनके पास। एंड व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड, क्या होगा जब इनको हम हैमर करेंगे, पुल करेंगे या फिर ड्रॉप करेंगे। पेन को आप बेटा टूट जाएगा पेन, जैसे आप ड्रॉप करोगे, ठीक है, आप हैमर करोगे जब टूट जाएगा। बुक को आप ज्यादा जोर से पुल करोगे फट जाएगी। वुडन स्टिक है ये भी हमारी ब्रेक हो जाएगी। निडल है वो टूट भी सकती है, थोड़ी मुड़ भी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है इनके केस में। एंड आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या आप इनको डिफ्यूज कर सकते हो बेटा। यहाँ पर जो ये बुक है, पेन है, निडल है, वुडन स्टिक है, क्या आप इनको आपस में डिफ्यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते। कैसे आप डिफ्यूज करोगे ना, सॉलिड से सभी, इनके एक डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट इनकी बाउंड्री है, एक इंडेफिनिट वॉल्यूम है, ये डिफ्यूज नहीं कर सकते आपस में, ठीक है। तो डिफ्यूज नहीं है, कैपेबल नहीं है डिफ्यूज करने के। उसके बाद ट्राई करो इनको कंप्रेस करने की, अप्लाई करके फोर्स को अप्लाई करो,
फोर्स को अप्लाई करो, इनको कंप्रेस करने की कोशिश करो। आर यू एबल टू कंप्रेस देम? मैं कितना कंप्रेस कर सकती हूँ बेटा इस पेन के सॉलिड में, कितना आप कंप्रेस करोगे इसको, है ना, नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है, तो इनको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। सो ऑल द अबव आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड, जितने भी हैं बेटा एग्जांपल है किसके, सॉलिड के। उसके बाद वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, देख पा रहे हो आप, बिल्कुल एक डेफिनेट शेप है, लाइक ये पेन है, इसकी एक डेफिनेट शेप है, ठीक है, फिक्स्ड इसका वॉल्यूम है, डिस्टिंक्ट इसकी बाउंड्री है, ठीक है, सो डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। और नेग्लिजिबल क्या है इनके पास, कंप्रेसिबिलिटी, हम इसको कितना कंप्रेस करेंगे, नेग्लिजिबली कंप्रेसिबिलिटी है इनकी। एंड सॉलिड के पास टेंडेंसी है मेंटेन करने की अपनी शेप को, जब इन पे हम बाहर से आउटसाइड एक फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो वापस से वो अपनी ही शेप ले लेते हैं, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं हम, सॉलिड के पास टेंडेंसी है मेंटेन कर लेते हैं अपनी शेप को जब हम बाहर से इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, और सॉलिड ब्रेक हो जाएगा बेटा जब हम फोर्स अप्लाइड करेंगे, बट डिफिकल्ट है चेंज करना उसकी शेप को, ठीक है, टूट जाएगा वो, ब्रेक हो जाएगा। अब ये पेन है बेटा, मैं इसकी शेप को कैसे चेंज कर सकती हूँ, बाहर से नहीं कर सकती मैं इसकी शेप को चेंज, है ना, इसकी शेप क्या डेफिनेट शेप है, अब मैं इसको फोर्स लगा के करना भी चाहूँ इसकी शेप को चेंज, तो मैं थोड़ा फोर्स लगाऊंगी, टूट ही जाएगा, ब्रेक ही हो जाएगा ये, है ना, शेप चेंज नहीं हो सकती इसकी, तो ये ब्रेक हो जाएगा बट शेप चेंज नहीं होगी, दैट्स व्हाई रिजिड, इसे ही हम बोलते हैं रिजिडिटी, हार्ड होते हैं ये, ठीक है। सो सॉलिड ब्रेक हो जाते हैं बेटा फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं, बट डिफिकल्ट है चेंज करना उनकी शेप को, दैट्स व्हाई दे आर रिजिड। तो इसको भी आप पॉइंट नोट करेंगे इस चीज को भी, ठीक है, दे आर रिजिड। सॉलिड क्या होता है, रिजिड होते हैं, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, ये हमें पता चल गया, नेग्लिजिबल इनकी कंप्रेसिबिलिटी है, ऑलराइट। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग, हमें कंसीडर क्या करना है, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, रबर बैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड, क्या इसकी शेप जो चेंज हो जाती है स्ट्रेच करने पर, क्या ये सॉलिड है। अब सॉलिड तो जो है हमारे बेटा क्या है, वो डेफिनेट शेप है उनका, डेफिनेट वॉल्यूम, बट यहाँ पर जो रबड़ है वो सॉलिड है, बट फिर भी हम उसको स्ट्रेच कर पा रहे हैं, उसकी शेप को हम चेंज कर पा रहे हैं, तो इसको भी हम देखेंगे। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट के केस में क्या होगा, जब हम उनको डिफरेंट जार में रखते हैं तो क्या वो शेप ले लेते हैं जार की, जिसके भी अंदर हम डाल रहे हैं, जिस भी शेप के जार के अंदर, आर दे सॉलिड, क्या वो सॉलिड है, सॉल्ट एंड शुगर। उसके बाद है व्हाट अबाउट अ स्पंज, स्पंज के बारे में क्या बोलेंगे हम, इज इट अ सॉलिड, क्या वो सॉलिड है, येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, हम उसको एबल है कंप्रेस करने की, उसको हम कंप्रेस है ना, स्पंज को हम कंप्रेस कर सकते हैं, बट फिर भी वो सॉलिड ऐसा क्यों है, व्हाई। उसके बाद ऑल द अबव आर सॉलिड्स, जितने भी बेटा ये है, रबड़ बैंड है हमारी, सॉल्ट है, शुगर है, स्पंज है, सब कुछ सॉलिड है, ऑलराइट, ठीक है, एवरीथिंग इज सॉलिड, ऑल द अबव आर सॉलिड। फर्स्ट हम बात करते हैं रबड़ बैंड के बारे में। अब देखो रबड़ बैंड जो होती है चेंज कर लेती है अपनी शेप को अंडर फोर्स, जब उस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, रबड़ बैंड आप लो, ठीक है, स्ट्रेच करो, शेप चेंज हो जाएगी, वापस से रिगेन कर लेती है अपनी शेप को जब हम फोर्स हटा देते हैं, ठीक है, वापस से रिगेन कर लेती है अपनी शेप को जब हम फोर्स हटा देंगे उससे, ये जो हमारी रबड़ है, ठीक है, करके देखना आप अपने घर पे। तो फोर्स जब रिमूव करते हैं तो वापस से वैसे ही, इससे हमें क्या पता चल रहा है, एक्सेसिव फोर्स जब हम लगाएंगे तो ये ब्रेक ही हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, चेंज होगी इसकी शेप, ठीक है, जैसे हम बेटा इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, देखो जब एक रबड़ बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, चेंज कर लेता है शेप को, जैसे फोर्स अप्लाई कर लेते हैं, बट रिगेन कर लेता है अपनी सेम शेप को जब हम फोर्स को हटा देते हैं, बट जब हम ज्यादा ही उस पर फोर्स लगा देंगे, एक्सेसिव अमाउंट की जब फोर्स लगाएंगे, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक ही हो जाती है, बट ये क्या हमारे सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद है जो शेप है हर एक इंडिविजुअल शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल की, वो फिक्स रहती है। अब बेटा सोल्ट की शेप है, ये शेप है सोल्ट की, अब ये शेप जो है वो तो यही रहेगी। अब शुगर की ये वाली हमारी शेप है, शुगर का जो क्रिस्टल है उसकी ये वाली शेप है, अब उसकी यही शेप रहती है। अब चाहे किसी में डालो, अब ग्लास में डालो, हाँ अब बाउल में डाल लो, किसी भी कंटेनर में, किसी भी शेप के जार में डालो, शुगर का पार्टिकल जो उसकी जो शेप है वो तो वही रहती है, वो चेंज नहीं होती ना, तो इसलिए क्या इनकी एक फिक्स्ड शेप है। देखो ये हमारी रबड़ बैंड है, ये हमारी शुगर है, शुगर की क्या है, बिल्कुल एक डेफिनेट क्या होती है इनकी शेप होती है। इसी तरीके से जो हमारे सोल्ट का पार्टिकल है, जो उसकी शेप है, चाहे आप किसी में भी डाल लो, शेप वो वही रहेगी, है ना।
शेप हमारी डेफिनेट होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है इनके पास में, सो फिक्स रहती है बेटा शेप। चाहे हम किसी भी कंटेनर में उसको डाल लें, टेक इट इन आवर हैंड, हम अपने हाथ में लेते हैं या फिर प्लेट में रखते हैं या फिर किसी भी जार में रखते हैं, तो उसकी जो शेप है सॉल्ट शुगर की वो वही रहती है, ठीक है। उसके बाद स्पंज, फिर हम बात करते हैं बेटा स्पंज की। ये होते हैं हमारी स्पंज, ठीक है। इसको आप कंप्रेस कर सकते हो, ये वाले स्पंज कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। जो स्पंज होते हैं उनको हम इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा जो हमारे बर्तन जो हम साफ करते हैं उनमें हम ये वाले स्पंजेस यूज करते हैं और फेस मेकअप जो हमारा होता है उसमें भी हम यूज करते हैं स्पंजेस को। तो आपने देखे होंगे, तो इन स्पंजेस को आप कंप्रेस कर सकते हो, बट फिर भी मैं इनको बोल रही हूँ सॉलिड है। ऐसा क्यों है? सॉलिड को तो हमने बोला नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, बिल्कुल कंप्रेस होते ही नहीं है ना, देखा भी हमने कंप्रेस नहीं होते। कितना कंप्रेस करोगे आप इस पैनल को? ब्रेक ही हो जाएगा, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो, एक्सेसिव फोर्स लगाओगे पेन पे, एक्सेसिव फोर्स से ब्रेक ही हो जाएगा, शेप चेंज नहीं होगी, है ना, कंप्रेस नहीं होगी, नेग्लिजिबल है बिल्कुल। बट स्पंज कंप्रेस हो रहा है फिर भी हम बोल रहे हैं सॉलिड है। आइए बेटा देखते हैं रीजन क्या है। देखो, एक जो स्पंज है उसके पास माइन्यूट होल्स होते हैं, आपने देखा होगा स्पंज, देखा है बेटा? हाँ जी, मैं कंसिडर कर रही हूँ सभी ने देखा है, या फिर यहाँ पर देख लो, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या बेटा, छोटे छोटे होल्स होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ऐसे स्पंज में क्या होता है, बिल्कुल छोटे छोटे होल्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे बिल्कुल होल्स होते हैं, मतलब ऐसी खाली जगह होती है, होल्स होते हैं। तो इन होल्स के अंदर बाहर से बेटा एयर ट्रैप हो जाती है, मतलब हवा आ जाती है इनके अंदर, इन होल्स के अंदर हवा आ गई अंदर। अब जैसे आप इसको स्पंज को, हवा इसके अंदर है, ठीक है, छोटे छोटे होल्स में। अब जैसे आप इसको कंप्रेस करोगे, ऐसे कंप्रेस करोगे तो हवा बाहर निकलेगी, ऑब्वियसली जाएगी। जब आप ऐसे लगाओगे फोर्स, तो फोर्स आपने लगाई तो जो हवा है वो बाहर निकल के जाएगी, तो इसीलिए वो कंप्रेस हो रहा है। उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं हो रही है। जो स्पंज के अंदर जो बेटा स्पेस है, जो हमारी माइन्यूट हॉल्स हैं छोटे छोटे, उनके अंदर एयर ट्रैप हो जा रही है, एयर आएगी, एयर उनके अंदर है, आप कंप्रेस करोगे, आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो वो एयर ही बाहर जा रही है, इनकी शेप के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। समझ में आई बात, क्यों कंप्रेस हो जा रहे हैं हमारे जो स्पंजेस हैं? तो स्पंज में माइन्यूट होल्स होते हैं, वो छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनमें एयर है वो ट्रैप हो जाती है, हवा जो है वो ट्रैप हो जाती है। जब इसको प्रेस करते हैं हम तो वो एयर ही एक्सपेल्ड आउट होती है, एयर ही बाहर निकलती है, एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। इसीलिए हम उसको एबल हैं कंप्रेस करने की। समझ आई बात? यहाँ पर माइन्यूट होल्स है जिनके अंदर एयर ट्रैप होती है, जब आप उस पर प्रेशर डालते हो, फोर्स लगाते हो, तो वहां पर क्या होता है, जो वो हवा है वो एक्सपेल्ड आउट होती है, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू कंप्रेस द स्पंज। इसलिए हम एबल है इसको कंप्रेस करने की। क्लियर हो गया ये भी? इसके बाद है लिक्विड स्टेट। अभी तक हमने बात किसकी की थी बेटा? सॉलिड की। अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट एक्टिविटी 1.10। तो यहाँ पर आपको कलेक्ट क्या क्या करना है, वाटर आपको लेना है, कुकिंग ऑयल लेना है, मिल्क लेना है, जूस लेना है, कोल्ड ड्रिंक लेनी है। ये चीजें आपको लेनी है। क्या लेना है बेटा? वाटर, वाटर लो, आपको लेना है कुकिंग ऑयल लो, आपको लेना है मिल्क आपको लेना है, जूस आपको लेना है, ठीक है, जूस आपको लेना है, कोल्ड ड्रिंक आपको लेनी है जूस आपको लेना है और साथ में बेटा आपको एक कोल्ड ड्रिंक लेनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें आपको कलेक्ट कर लेनी है। क्या क्या लिया? वाटर लिया, कुकिंग ऑयल लिया, मिल्क लिया, और हमने जूस लिया, और साथ में हमने क्या लिया? कोल्ड ड्रिंक ली। अब यहाँ पर क्या है, हमारी एक्टिविटी है 1.10। कलेक्ट कर ली ये सारी चीजें हमने। अब हमें क्या करना है, कंटेनर्स लेने डिफरेंट शेप के, अलग अलग शेप की, जिनकी शेप अलग अलग होगी। आपको क्या लेना है बेटा? कंटेनर लेना है, ओके। तो आपको क्या लेना है बेटा? कंटेनर लेने हैं अलग अलग शेप के। उसमें क्या करना है? पुट करना है 50 ml, ठीक है, पुट करना है 50 ml, मार्क करना है। अच्छा, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। आपको मेजरिंग सिलेंडर लेना है लैब से और 50 ml का मार्क कर देना है उनपे। अब क्या करना है? व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। पहली बात, जब हम इन लिक्विड को फ्लोर पे स्प्लिट कर देंगे, फ्लोर पे से गिरा देंगे, पानी को हमने गिरा दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा? उसके बाद हम मेजर करो 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड, किसी भी एक लिक्विड को 50 ml को आपको मेजर करना है, एंड उसको फिर ट्रांसफर कर देना है डिफरेंट कंटेनर के अंदर 1 by 1, ठीक है, फिर अलग अलग कंटेनर के उसको 1 by 1
ट्रांसफर कर देना है ऐसे। सो डज द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, क्या जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, ठीक है, ये हमें देखना है। इसके बाद है डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम, क्या जो लिक्विड की शेप है वो सेम रहेगी। When you pour the liquid from one container into another, जब आप एक लिक्विड को दूसरे कंटेनर में डालोगे तो क्या वहां पर वो इजिली फ्लो होगा। When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily, क्या वो इजिली फ्लो हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस का बेटा हम आंसर करते हैं। देखो हमने लिया कंटेनर, अब पहले क्या पूछा है, व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। जब आप बेटा स्प्लिट करोगे वाटर को, आपसे धोखे से गिर जाता है पानी नीचे, है ना, पानी आपसे गिर जाता है, कई बार किचन में होगा आपसे दूध भी गिर गया होगा, है ना, तो जब ऐसे गिर जाता है आपसे तो क्या होता है वहां पर, वो इजिली फ्लो करता है ना। लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी, वो फ्लो करता है ना। जैसे पानी गिरेगा तो वो फ्लो करेगा, वो रुकेगा नहीं एक जगह पर, है ना। जैसे यहाँ पर पानी एक पर्टिकुलर, यहाँ पर पानी गिर गया, एक जगह पे पानी गिर गया तो यही रहेगा, वो आगे फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है। फ्लो करने की प्रॉपर्टी है लिक्विड की, तो वो क्या करेगा बेटा, जैसे आप स्प्लिट करोगे फ्लोर पर वो फ्लो करेगा। उसके बाद है मेजर करना है 50 ml, एक लिक्विड को आपको ट्रांसफर करना है दूसरे कंटेनर में, क्या जो वॉल्यूम है वो रिमेन द सेम, क्या वो सेम रहेगा। आप देखो यहाँ पर हम लेते हैं डिफरेंट कंटेनर, आप ये वाला कंटेनर ले लो, है ना, आप ये वाला इस टाइप से कंटेनर ले लो, आप फिर ऐसे कंटेनर ले लो, ठीक है। ऐसे आपने अलग अलग कंटेनर ले लिया, आपने 50 ml ले लिया, इसके अंदर भी 50 ml है, इसके अंदर भी 50 ml है, एंड इसके अंदर भी आप 50 ml, वही 50 ml आप इसमें डाल रहे हो, फिर आप इसमें डाल रहे हो। क्या अब यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा। आपने 50 ml यहाँ पर वाटर ले लिया, ठीक है, अब उस वाटर को आप इसमें डालोगे, क्या ये जो 50 ml है 60 ml हो जाएगा। क्या ये यहाँ पर आपने जो वाटर लिया, ये मान लो 50 ml था, यहाँ पर 60 ml हो जाएगा। आपको एक तो ये बताना है, क्या यहाँ पर जो 50 ml था हम यहाँ पर डालेंगे, क्या वो 40 ml हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। बोलो बेटा, बोलिए। यहाँ पर हमने अलग अलग ये शेप ले ली है, हमने 50 ml लिया, यहाँ पर डाला, यहाँ पर डाला, क्या यहाँ पर कोई चेंज आएगा। 50 ml से किसी में 40 हो गया हो या फिर किसी में 60 हो गया हो, ऐसा होगा, नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर आप 50 ml ले रहे हो ना, 50 ml आपने लिया है वाटर। अब शेप पे डिपेंड थोड़ा ना कर रहा है, वॉल्यूम तो वही रहेगी ना। आपने 50 ml जो लिया पानी, वो 50 ml ही रहेगा, चाहे आप इसमें डाल लो, चाहे आप इसमें डाल लो, चाहे आप इसमें डाल लो, चाहे आप दूसरे कंटेनर में किसी की शेप में डाल लो, चाहे आप प्लेट में डालो, चाहे आप कटोरी में डालो, चाहे आप ग्लास में डालो, चाहे आप किसी में डाल लो बेटा, है ना। जितना वो ml है उतना ही रहेगा। समझ आ रही है बात। जिस भी कंटेनर की शेप में, जिस भी शेप के कंटेनर में आप डालोगे वो उसी की शेप ले लेगा, बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम वही रहेगा। 50 ml लिया है तो इसमें भी 50 ml ही आएगा, इसमें भी 50 ml ही आएगा, बट यहाँ पर जो शेप है ये इसकी शेप ले लेगा, यहाँ पर ये इसकी शेप है तो इसकी शेप ले लेगा, यहाँ पर ये इसकी शेप में तो इसकी शेप ले लेगा, ठीक है। सो इसका भी आंसर आपको मिल गया। डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम, नो, सेम नहीं रहेगी शेप। शेप हमारी वो कंटेनर की ले लेता है, जिस तरह के कंटेनर में, जिस भी शेप के कंटेनर में डालोगे उसी की शेप ले लेगा, बट वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। 50 से हमारा कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा 50 से 40 हो गया है या फिर 50 से 60 हो गया है, नो, नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर वॉल्यूम तो जो है वो क्या बेटा, सेम रहेगा, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम हमारा डेफिनेट होता है, बट जो शेप है वो शेप हमारी डेफिनेट नहीं होती है। जिस भी शेप का कंटेनर वैसे ही वो शेप ले लेता है जो हमारा लिक्विड होता है। उसके बाद जब हम पोर करेंगे लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे में, फ्लो इजिली, बिल्कुल इजिली फ्लो करते हैं लिक्विड। उसके बाद है वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, हमने ऑब्जर्व किया बेटा कोई भी यहाँ पर डेफिनेट शेप नहीं है, जैसे भी कंटेनर लोगे जिस शेप का वैसी शेप ले लेगा। सो बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम बट फिक्स रहेगा। एंड दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर पुट, जैसी भी शेप के कंटेनर में बेटा आप लिक्विड को डालोगे वो वैसी ही शेप ले लेता है। उसके बाद लिक्विड फ्लो करते हैं एंड वो चेंज करते हैं अपनी शेप को, सो दे आर नॉट रिजिड, है ना। लिक्विड जो है वो फ्लो भी करते हैं और अपनी शेप को चेंज भी कर लेते हैं, तो इसलिए वो रिजिड तो होंगे नहीं, है ना, रिजिड तो नहीं है ये, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, उनको हम फ्लूइड बोल सकते हैं। फ्लो करते हैं, अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं, इजिली फ्लो करते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं बेटा, फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूइड,
याद रखेंगे। उसके बाद रेफर टू एक्टिविटीज 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। जहां पर हमने क्या देखा, सॉलिड जो लिक्विड है वो आसानी से डिफ्यूज कर जाते हैं लिक्विड के अंदर। वो एक्टिविटी 1.4 एंड 5 में हमने सॉलिड वहां पर लिया, लिक्विड हमने लिया, तो वहां पर हमने देखा 4 एंड 5 पे जाते हैं। देखो एक्टिविटी 4 एंड 5, देखो ये रही है 6 से, ये रही हमारी एक्टिविटी 1.4, ये रही एक्टिविटी 1.5। तो यहाँ पर हमने क्या लिया बेटा, यहाँ पर सॉलिड है, उसको भी सॉलिड में कौन आ गया, यहाँ पर हम जो क्रिस्टल ले रहे हैं वो क्या हमारी सॉलिड में है। ऑलराइट, तो सॉलिड को भी हम देख रहे हैं डिसॉल्व हो रहा है वो, ठीक है, समझ आई बात। उसी तरीके से यहाँ पर हम इंक ले रहे हैं, उसको हम डिसॉल्व करके देख रहे हैं, समझ आ रही है बात। तो देखिए, ये वाली चीज हमारी होगी, चेंज कर ले। हाँ जी, यहाँ पे हम आए हुए हैं। सो वी सॉ दैट, हमने क्या देखा कि जो सॉलिड्स हैं एंड जो लिक्विड है वो इजिली डिफ्यूज कर जाते हैं लिक्विड के अंदर, है ना। जैसे वाटर के अंदर हम क्या ले रहे हैं, कोई भी आप चीज ले लो, लिक्विड के अंदर लिक्विड वाली चीज ले लो आप, लाइक आप जूस ले लो, है ना, जूस को पानी में मिलाओगे ऐसे रहेगा वो, है ना, मिक्स हो जाएगा आराम से, ठीक है। ऐसे आप सॉलिड को क्रिस्टल को आपने लिया, ऑलराइट, आप हनी को आप ले रहे हो, ठीक है, ऐसे वो हो रही है वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर वो आसानी से क्या बेटा डिफ्यूज कर रहे हैं। सो सॉलिड एंड जो लिक्विड है वो डिफ्यूज कर सकता है लिक्विड्स के अंदर, एंड जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर से वो डिफ्यूज करती हैं, डिसॉल्व होती हैं वाटर के अंदर, जो गैसेस हैं वो। सो दीज गैसेस स्पेशली जो हमारी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसेंशियल होती है सर्वाइवल के लिए, जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं। एक्वाटिक कौन से होते हैं बेटा, जो पानी में रहते हैं, ठीक है, ये वाले फिशेस जितने भी हमारी क्या वो एक्वाटिक है ना, पानी में ही रहते हैं। एक्वाटिक जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं जितने भी पानी में जो सरवाइव करते हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, एंड जो एनिमल्स हैं पानी के अंदर जो रहते हैं। सो जितने भी ये जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स प्लांट्स हैं उनके लिए जरूरी है ये सारी चीजें, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, जो हमारी गैसेस होती है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल होती हैं किनके सर्वाइवल के लिए, एक्वाटिक एनिमल्स प्लांट्स के लिए। सो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं इनको ब्रेथ करने के लिए इनको सर्वाइव करने के लिए ब्रेथ करना होता है, ठीक है। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो ब्रेथ कर सकते हैं वाटर में, किस वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वहां पर वाटर के अंदर, जब भी वो ब्रेथ कर पा रहे हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो ब्रेथ नहीं करेंगे। सो डिसॉल्व्ड जो ऑक्सीजन है वाटर में प्रेजेंट है, इसी वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो ब्रेथ कर पाते हैं वाटर के अंदर। सो वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड एंड लिक्विड जो गैसेस होते हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं आराम से लिक्विड के अंदर, है ना। सॉलिड भी डिफ्यूज कर रहा है, लिक्विड भी, गैस भी तीनों ही चीजें लिक्विड के अंदर डिफ्यूज कर सकती हैं। उसके बाद जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है लिक्विड का वो वेरी करेगा, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो हायर होता है देन दैट ऑफ सॉलिड। लिक्विड में जो डिफ्यूजन है वो ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। किस वजह से, बिकॉज लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल है वो फ्रीली मूव करते हैं, ज्यादा स्पेस होता है उनके बीच में एज कंपेयर टू जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं। देखिए यहाँ पर आप ये चीज देखिए, हाँ जी, देखिए ये हमारी गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। अब यहाँ पर देखो जो स्पेस है वो सबसे ज्यादा पार्टिकल के बीच में कहाँ है, देखो यहाँ पर सॉलिड में कितने कंपैक्टली अरेंजमेंट है पार्टिकल्स के, है ना, बिल्कुल कितने क्लोज हैं एक दूसरे के, दिख रहा है बेटा सॉलिड में। अब यहाँ पर लिक्विड में देखो ये थोड़ा दूर दूर है एक दूसरे से, देखो यहाँ पर दूरी देखो इनकी कितनी है, दूरी देखो, है ना, ये दूर दूर है एक दूसरे से, और यहाँ पर देखो कितने पास में है ना, बिल्कुल क्लोज, देखो। और यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पर देखो, है ना, कितना सारा डिस्टेंस आ रहा है। सो सबसे क्लोज में सॉलिड के पार्टिकल है, उसके बाद लिक्विड के, और सबसे जो दूर दूर हैं पार्टिकल वो गैसेस के केस में। तो यहाँ पर जो स्पेस है पार्टिकल के बीच में सबसे ज्यादा गैसेस में, सबसे ज्यादा किस में होगा बेटा, गैसेस में होगा। उसके बाद लिक्विड में, जो हम स्पेस की हम बात करें, उसके बाद सॉलिड में, सबसे कम किस में होगा, सॉलिड के केस में, उसके बाद लिक्विड एंड उसके बाद गैस। तो इसी वजह से यहाँ पर डिफ्यूजन बहुत जल्दी होता है, बिकॉज यहाँ पर जो स्पेस है पार्टिकल के बीच में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड। यहाँ पर देखो जो स्पेस है हमारा एज कंपेयर टू गैस वो
कम है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर डिफ्यूजन आसानी से होता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट यहाँ से? हाँ जी बेटा, देखो लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं बिकॉज यहाँ पर ज्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में एज कंपेयर टू जो हमारी सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स होते हैं। देख लिया ये हमने। इसके बाद गैसियस स्टेट, पहले हमने पढ़ा सॉलिड स्टेट, फिर हमने पढ़ा लिक्विड स्टेट, और अब हम पढ़ेंगे गैसियस स्टेट। तो देखिए, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स? क्या आपने देखा है जो बैलून बेचते हैं, बैलून जो सेलर होते हैं फिल करते हैं बहुत सारी बैलून्स को एक सिंगल सिलेंडर से गैस की, ठीक है। सो इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर, एक सिलेंडर से वो कितने बैलून्स को फिल कर सकता है। एंड आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, एंड आपको पूछना है कौन सी सिलेंडर के अंदर गैस है। तो देखो बेटा, कितने वो जो हमारे बैलून्स हैं उनको फिल कर सकता है डिपेंड करेगा, एक तो साइज पे सिलेंडर की, ठीक है, सिलेंडर के साइज पे भी डिपेंड करेगा, दूसरा साइज पे बैलून की, ठीक है, साइज बैलून का भी और सिलेंडर का भी, इन दोनों का ही, ठीक है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा भाई सिलेंडर छोटा है बड़ा है, बैलून छोटा है या फिर बड़ा है, इनके दोनों के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद कौन सी गैस होती है बेटा, कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है हमारी। कौन सी? हीलियम गैस। हीलियम गैस होती है। क्यों हम हीलियम लेते हैं? बिकॉज ये हमारी जो नॉर्मल एयर है इससे लाइट होती है, ठीक है। तो जैसे हम बैलून के अंदर उसको फिल करते हैं तो वो उड़ने लगता है। क्यों उड़ने लगता है? बिकॉज वो लाइट है, ठीक है। जो हीलियम गैस है वो लाइट एज कंपेयर टू जो हमारी नॉर्मल जो हमारी एयर है उससे। इसके बाद हम करते हैं एक्टिविटी 1.11 1.11 आपके पास एक्टिविटी है। सो यहाँ पर आपको 300 ml की सिरिंज लेनी है। क्या लेना है बेटा? 3 आपको 100 ml की सिरिंज लेनी है एंड उनके नोजल को क्लोज कर देना है रबड़ कॉर्क से। ये जो हमारी रबड़ कॉर्क है इसके साथ में आपको क्लोज कर देना है। ये हमारी पिस्टन है, ये वाली जो है ये पिस्टन है एंड ये क्या है? यहाँ पर गैस प्रेजेंट है एंड ये रबड़ कॉर्क है। तो आपको क्या करना है? 300 ml की सिरिंज लेनी है, क्लोज कर देना है उनकी नोजल को रबड़ कॉर्क के साथ में, रिमूव करना है पिस्टन को सभी सिरिंज से, जो पिस्टन है इसको रिमूव कर देना है। उसके बाद लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड, एक सिरिंज को हमें टच नहीं करना है, दूसरे को फिल करना है वाटर, दूसरे के अंदर वाटर हम डाल देंगे, पानी डाल देंगे एंड तीसरे के अंदर हम पीसेस ऑफ चॉक, चॉक के पीसेस हम डाल देंगे, ठीक है, चॉक के पीसेस हम डाल देंगे। अब इंसर्ट करना है पिस्टन को बैक इनटू द सिरिंज, इंसर्ट करेंगे अब हम पिस्टन को, ठीक है, सिरिंज के अंदर जो पिस्टन है हमारी उसको हम इंसर्ट करेंगे। सो यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन, हम पिस्टन पे जो है थोड़ा वैसलीन लगा लेंगे। क्यों लगा लेंगे? थोड़ा स्मूथनेस की वजह से, ठीक है, ताकि स्मूथ हमारी मूवमेंट हो। सो बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरिंज हम क्या लगा लेंगे? वहां पर वैसलीन लगा लेंगे, सिर्फ जो हमारी जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो जाए इसके लिए। अब नाउ ट्राई टू कंप्रेस, अब हमें कंप्रेस करने की कोशिश करनी है कंटेंट को बाय पुशिंग द पिस्टन, पिस्टन को हमें पुश करना है हर एक सिरिंज में और जो कंटेंट उसको कंप्रेस करने की कोशिश करनी है। तो हम कंप्रेस करेंगे तो एक में तो बेटा क्या होगी? हमारी गैस होगी, ठीक है, एयर होगी, ठीक है, उसमें तो गैस होगी तो उसको हम देखेंगे आसानी से हम उसको कंप्रेस कर पा रहे हैं। दूसरे में फिर वाटर होगा, वाटर को थोड़ा सा हम एज कंपेयर टू गैस थोड़ा सा हमें वहां पर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। उसके बाद जब हम बात करेंगे सॉलिड की, चॉक है हमारा, वहां पर नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होगी, ठीक है, सबसे ज्यादा आसानी से कंप्रेस किसको हम कर पाएंगे? गैस को कर पाएंगे, उससे कम लिक्विड वाटर को कर पाएंगे, ठीक है, उससे सबसे कम चॉक, ठीक है, जो हमारा सॉलिड है उसको। सो यहाँ पर व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस वाज द पिस्टन इजिली पुश्ड इन? इजिली जो हमारी पिस्टन है वो किस केस में चली जाएगी? अंदर गैस की केस में चली जाएगी बिकॉज हाईली कंप्रेसिबल होती है गैस। उसके बाद है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन? तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है बेटा कि जो हमारी गैसेस है उनको हम इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी है? गैसेस की होती है, उसके बाद लिक्विड एंड उसके बाद सॉलिड, ठीक है। तो सबसे इजिली कंप्रेस कौन हो जाएगा? हमारी गैस हो जाएंगी। क्लियर हो गया यहाँ से? देखिए ये हमारा हॉस्पिटल्स में जो हम सिलेंडर यूज करते हैं, नॉर्मल जो हम घरों में यूज करते हैं, ठीक है, ये हमारे बैलून्स को दिखाए हुए हैं। उसके बाद ये आएगा भी आपका, देखो वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। हमें पता है बेटा गैसेस यहाँ से हमने देखा हाईली कंप्रेसिबल होती हैं वो एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड।
जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है एलपीजी सिलेंडर जो हम यूज करते हैं घरों में खाना बनाने के लिए, वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग, और जो ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है हॉस्पिटल्स के अंदर जो सिलेंडर होते हैं वो हमारी कंप्रेस्ड गैस होती है उनके अंदर, ये जो हमारी सिलेंडर्स हैं हॉस्पिटल्स के अंदर जो यूज करते हैं। उसके बाद है कंप्रेस्ड जो नेचुरल गैस है उसको यूज किया जाता है एज अ फ्यूल व्हीकल्स के अंदर, ठीक है, व्हीकल्स में हम यूज करते हैं। उसके बाद ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, गैसेस की हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से बेटा क्या कर सकते हैं हम, लार्ज वॉल्यूम को गैस की, बहुत बड़े वॉल्यूम को गैस की कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में उसको ला सकते हैं और उसको इजीली हम ट्रांसपोर्ट कहीं पे भी भेज सकते हैं, ठीक है, उनकी हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से। उसके बाद वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। हमें देखिए जब हमारे घर में खाना बन रहा होता है तो हम किचन में हमारी एंट्री भी नहीं होती है, हमें रूम में ही बैठे बैठे पता चल जाता है हमें घर पे कुछ बढ़िया बन रहा है ना, मम्मी कुछ किचन में बना रही है, हमें कैसे पता चल जाता है, देखो विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेस आवर नॉस्ट्रिल्स, जो स्मेल हमारी नाकों में जाती है, जो हमारी नॉस्ट्रिल्स में जाती है। एंड हाउ डज दिस स्मेल रीचेस, कैसे ये स्मेल हमारे तक पहुंचती है। उसके बाद है जो पार्टिकल्स है बेटा अरोमा की, फूड जो है, फूड की जो अरोमा है, ठीक है, जो उसकी स्मेल है, उसकी जो अरोमा है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, मिक्स हो जाते हैं जो एयर के पार्टिकल हैं उनके साथ में, एयर के पार्टिकल के साथ में मिक्स हो जाते हैं जो अरोमा है फूड की उसके पार्टिकल, और वो स्प्रेड हो जाते हैं फिर, ठीक है, और वो स्प्रेड हो जाते हैं किचन से और हमारे तक पहुंच जाते हैं, हम अगर उससे दूर भी होते किचन से, है ना, इवन फर्दर अवे। उसके बाद है जो स्मेल है हॉट कुक्ड फूड की, जो गरम गरम खाना होता है उसकी जो स्मेल है वो तो बेटा सेकंडों में आ जाती है, हमें आ जाती है ना। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तो यहाँ पर हमें कंपेयर करना है रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का। देखिए जो हमारा गरम गरम खाना, ठंडे खाने की इतनी जल्दी नहीं, जो बिल्कुल फ्रेशली जो प्रिपेयर होता है बिल्कुल उसी टाइम जो हमारी घर में मम्मी ने बनाया होता है बिल्कुल गरम खाना, उसकी स्मेल हमें कितनी जल्दी सेकंडों में आ जाती है ना, पता चल जाता है। उसके बाद है ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, जो गैसेस है वो शो करते हैं प्रॉपर्टी की डिफ्यूजन की बहुत ज्यादा फास्ट, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं हम, ड्यू टू हाई स्पीड पार्टिकल्स की, बहुत ज्यादा स्पीड होने की वजह से और ज्यादा स्पेस होने की वजह से जो गैसेस है वो शो करती है प्रॉपर्टी डिफ्यूजिंग की वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, ऑलराइट। इसके बाद गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल है मूव करते हैं रैंडमली, ठीक है, ऐसा नहीं है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर्टिकुलरली एक जो पार्टिकल है वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, एक जो पार्टिकल है वो इसी डायरेक्शन में, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, रैंडमली, ठीक है, कभी इसमें कभी उसमें, कभी यहाँ पर कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है, रैंडम, कोई ऐसी फिक्स डायरेक्शन नहीं है, रैंडमली बेटा मूव करते हैं गैस के पार्टिकल्स एंड हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं। रैंडम मूवमेंट की वजह से पार्टिकल जो है वो हिट करते हैं एक दूसरे को और साथ में जो कंटेनर की वॉल है उसको भी। अब ये हमारे पार्टिकल है, सॉलिड के केस में देखो कितने क्लोज पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, इनकी मूवमेंट शो की हुई है, कितना मूवमेंट करेगा, सॉलिड तो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर लेंगे। लिक्विड है, लिक्विड में क्या है बेटा, थोड़ी बहुत मूवमेंट हो जाएगी, थोड़ा बहुत स्पेस है यहाँ पे, थोड़ा आप मूवमेंट कर लेंगे वो। अब गैसेस में देखो बेटा कितनी दूर दूर है, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा दूर है पार्टिकल्स, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से रैंडम हाई स्पीड के साथ मूव कर पाएंगे। सो यहाँ पर देखो इनकी मूवमेंट हमने यहाँ पर शो की हुई है ये हमारे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो इस तरीके से पार्टिकल की मूवमेंट होती है। सॉलिड में तो वो अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे, लिक्विड में थोड़ा बहुत मूव करेंगे, गैस में हाई स्पीड के साथ मूव करेंगे, एक तो एक खुद के साथ एक दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड करेंगे और दूसरा जो कंटेनर की वॉल है उस पर भी कोलाइड करेंगे, समझ आ रही है बात। सो हिट करेंगे वो एक दूसरे के साथ भी और दूसरा जो कंटेनर की वॉल है उसके साथ में भी, एंड जो प्रेशर एक्सर्ट होगा बाय द गैस, किस वजह से प्रेशर, जो गैस है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, क्यों करती है, बिकॉज ऑफ जो फोर्स एक्सर्ट की जाती है गैस पार्टिकल्स के द्वारा पर यूनिट एरिया, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो पार्टिकल्स है गैस के वो फोर्स एक्सर्ट करे, फोर्स हमारी लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया किस पे, कंटेनर की वॉल्स पे, इसीलिए वहां पर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है बाय द गैस। क्लियर हो गया यहाँ पर भी आपको ये चीजें सारी। देखिए हमारा गरम गरम खाना, ऐसी जो अरोमा है उनके पार्टिकल्स ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, साथ में जो हमारी हवा होती है उसके साथ में देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था अरोमा जो फूड के मिक्स हो जाते हैं जो एयर के जो पार्टिकल्स है उसके साथ में और हमारी तक पहुंच जाती है, ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है वहां पर डिफ्यूजन हो रहा है, ऑलराइट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट,
क्या जो मैटर है बेटा वो चेंज कर सकता है अपनी स्टेट को, ये हम देखेंगे। सॉलिड जो है क्या वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड जो है क्या गैसेस में चेंज हो जाएगा, गैस को क्या हम वापस से लिक्विड फॉर्म कर सकते हैं, या फिर लिक्विड को क्या हम वापस से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सॉलिड से लिक्विड बना वापस से लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं उसको, या फिर डायरेक्टली सॉलिड को हम गैस फॉर्म कर सकते हैं, या फिर गैस को हम डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज को हम देखेंगे। कैन मैटर चेंज इट स्टेट, क्या जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। तो देखिए वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन जो वाटर है वो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में बेटा, 3 स्टेट पता है आप सभी को। 3 स्टेट कौन सी होती हैं, सॉलिड में आइस होता है, लिक्विड में हमारा वाटर है, गैस में जो हमारी वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। सॉलिड में हमारी आइस होती है बेटा, दिख रही है हमारी आइस है, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है बेटा, पानी वाटर होता है, ठीक है। एंड गैसेस में क्या होता है, ऐसे बेटा वाटर के वेपर्स होते हैं, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी वाटर के वेपर है, हमारी गैसियस स्टेट है। सो 3 स्टेट है, सॉलिड एज गैस, लिक्विड एज द फैमिली जो हमारा वाटर है, गैस वाटर वेपर। व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, क्या होता है, ठीक है, मैटर के अंदर जब स्टेट चेंज होती है। एंड व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके साथ क्या होता है जब चेंज होती है हमारी स्टेट। एंड हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, कैसे स्टेट है वो चेंज होती है। एंड वी नीड आंसर टू दीज क्वेश्चंस। अब हम इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, इज नॉट इट ओके। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं 1.4.1 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर हम देखेंगे इफेक्ट क्या होगा टेम्परेचर के चेंज का, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज का व्हाट इज द इफेक्ट। अब देखिए एक एक्टिविटी है यहाँ पर 1.12, हमें लेना है 150 ग्राम आइस बीकर के अंदर, ठीक है। ये हमारा बीकर है बेटा, इसके अंदर हमने लिए हैं आइस, इसके अंदर है आइस, ये हमारा बीकर है, ये ग्लास स्टीरर है, ये थर्मोमीटर है, ये आयरन स्टैंड है और ये बर्नर है, ठीक है। हमने लिए बीकर के अंदर आइस। सो सस्पेंड करना एक लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट बल्ब इन कांटेक्ट विद द आइस, ठीक है। यहाँ पर हम थर्मामीटर भी लगा देंगे। उसके बाद है यहाँ पर देखो ये हमारा वाटर फॉर्म हो गया, ये हमारा बीकर है, ग्लास स्टीरर, थर्मोमीटर, आयरन स्टैंड, ये बर्नर, ये हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, हम ले क्या रहे हैं, यहाँ पर आइस ले रहे हैं, 150 ग्राम ऑफ आइस हम बीकर में ले रहे हैं, और यहाँ पर क्या बेटा वाटर है। तो फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, आइस से वो वाटर बन रहा है, यहाँ पर आइस से वाटर, आइस से डायरेक्ट क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पर वाटर बन रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म हो रहा है। दूसरे केस में यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है वाटर से वाटर वेपर, यहाँ पर हम वाटर ले रहे हैं, ये वाटर से किस में चेंज हो रहा है, वाटर से चेंज हो रहा है वेपर में, गैसियस स्टेट में, वाटर से वाटर वेपर में चेंज हो रहा है। यहाँ पर आइस से वाटर मतलब सॉलिड टू लिक्विड, यहाँ पर चेंज हो रहा है वाटर से वाटर वेपर मतलब लिक्विड टू गैसियस, ओके। नेक्स्ट देखो, अब स्टार्ट करना हमें हीटिंग बीकर को लो फ्लेम पे, ठीक है, वहां पर ही बात कर रहे हैं हम। स्टार्ट करना है हीट करना बीकर को लो फ्लेम पे, नोट करना है टेम्परेचर जब आइस हमारी मेल्ट होना स्टार्ट होगी, फिर नोट करना है टेम्परेचर जब सारी आइस कन्वर्ट हो जाएगी वाटर के अंदर। अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड से जब लिक्विड में जा रहा है। अब पुट करना है ग्लास रोड को बीकर के अंदर एंड हीट करना है जब तक कि जो हमारी वाइल स्टीयरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, जब तक कि बॉयल हमारा जब तक कि वाटर हम बॉयल होना स्टार्ट ना हो जाए। उसके बाद हमें केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपोराइज्ड, जब तक कि जो हमारा वाटर है वो ऑलमोस्ट वेपोराइज ना हो जाए। रिकॉर्ड करनी ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन, जो हमारा वाटर जो है लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में हमारा फॉर्म होता है, मतलब वाटर से वाटर वेपर जब हमारी फॉर्म होते हैं। सो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं जब इंक्रीज होता है टेम्परेचर सॉलिड्स में, जब आइस हमने ली थी वहां पर जो टेम्परेचर है जब वो इंक्रीज होता है तो क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इंक्रीज होती है। हमें पता है टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की बढ़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की बढ़ेगी। सो ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, पार्टिकल अपनी पोजीशन पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे सॉलिड के केस में हाई स्पीड के साथ, ग्रेटर स्पीड के साथ। एंड जो एनर्जी सप्लाई की जाएगी बाय हीट, जो हम हीट करके एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो कहां पर यूज होगी, ओवरकम करने में यूज होगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो कि पार्टिकल्स के बीच में है। वो जो हीट है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको ब्रेक करने में यूज होगी, ठीक है, उनको ओवरकम करेगी वो। उसके बाद पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देंगे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा वो उनका जब ब्रेक हो जाएगा
वो जब उसको ओवरकम कर लेगा तो फिर वो अपनी जगह को छोड़ने लग जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो वहां पर एक साथ थी, अब वो हट जाएगी तो फिक्स पोजीशन से वो लीव करना स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, फिर वो और ज्यादा फ्रीली मूव करेंगे, पहले अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे थे। उसके बाद एक ऐसा स्टेज आएगा जब सारा जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा लिक्विड में। कैसा स्टेज आएगा, एंड जो मिनिमम टेम्परेचर जहां पर जो सॉलिड है मेल्ट होता है और फॉर्म करता है लिक्विड को, ध्यान से देखना बेटा इस पॉइंट को। जो मिनिमम टेम्परेचर है, कम से कम जो टेम्परेचर है जहां पर सॉलिड मेल्ट होता है, फॉर्म करता है लिक्विड को एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो क्या है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट है। सो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जो मिनिमम टेम्परेचर है उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। वो उसका क्या है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट है। एंड जो मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड में, वो इंडिकेशन है उसकी स्ट्रेंथ का, कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में, हमें पता चल जाएगा उसकी कितनी स्ट्रेंथ है उसके मेल्टिंग पॉइंट से, है ना। ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा तो ज्यादा है, कम मेल्टिंग पॉइंट होगा तो कम हो जाएगी, है ना। द मेल्टिंग पॉइंट आइस का 273.15 केल्विन होता है। एंड जो प्रोसेस है मेल्टिंग की, चेंज ऑफ जो लिक्विड सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में हो रहा है, उसे हम फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, उसे हम बेटा फ्यूजन भी बोलेंगे। और इसके बाद है जब एक सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर है वो सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज हुआ बेटा, क्या क्वेश्चन अराइज हुआ, जब एक सॉलिड मेल्ट हुआ उसका टेम्परेचर सेम रहा, बट हम तो हीट कर रहे थे। आइस को जब हमने बीकर में लिया तो हम उसको हीट कर रहे थे हीट, बट उसका टेम्परेचर वहां पर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है वो हीट, उसको हम आंसर करेंगे। वेयर डज द हीट एनर्जी गो, वो हीट एनर्जी कहाँ जा रही है। टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर तो हमारा सेम है जब मेल्ट किया हमने सॉलिड को। सो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, जो हमारा टेम्परेचर है सिस्टम का वो चेंज नहीं होता। doesn't change after the melting point is reached। जब हमारा मेल्टिंग पॉइंट रीच हो जाता है तो वहां पर जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो हमारा चेंज नहीं होता है। टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब तक की सारी आइस कंप्लीट जो हमारी आइस है वो मेल्ट नहीं हो जाती है। सो दिस हैपेंस इवन थो व्हेन वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर एंड वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट, हम कंटिन्यूस को सप्लाई कर रहे हैं। सो द हीट गेट्स यूज्ड अप, कहां पर यूज हो रही है ये हीट, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा बेटा, बट हम हीट तो कर रहे हैं, तो कहां जा रही है वो हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी जा रही है बेटा, हमने अभी जो पढ़ा, ओवरकम करने में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने में, उसको ओवरकम करने में जा रही है, जब तो पार्टिकल फिर थोड़ा फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, वरना तो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे थे वो। सो ओवरकम करने में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में, वहां पर वो यूज हो रही है। एंड जैसे जो हीट एनर्जी है एब्जॉर्ब होगी बाय आइस जब हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर में राइज हुए, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है बट वहां पर टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। सो इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर। सो यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, उसको हिडन मान रहे हैं। हिडन का मतलब क्या होता है, छुप जाना ना, छुपा हुआ, तो वो छुप गई है ना, हमें दिख तो नहीं रहा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एंड इज नोन एज लेटेंट हीट। इसीलिए हम इस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं बेटा, ठीक है। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, हिडन मतलब छुपा हुआ, ठीक है, वो हमें दिख नहीं रहा, इसलिए इस हीट को क्या बोला, लेटेंट हीट। लेटेंट मीन्स हिडन, सो लेटेंट हीट हम इसे बोलेंगे। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज। अब ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है बेटा, यहाँ पर देखो, जो अमाउंट में हीट एनर्जी, जितने अमाउंट में हीट एनर्जी हमें देनी पड़ रही है चेंज करने के लिए 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या हो जाएगा बेटा, हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। क्या बोलोगे आप, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिक्वायर होती है चेंज करने के लिए 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड के अंदर, ठीक है, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड के अंदर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, वही क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
क्या क्लियर हो गया बेटा आपको ये चीज? वही क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। एंड सो पार्टिकल्स इन वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन पे उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, ये पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको, ध्यान से सुनो बिल्कुल। पार्टिकल जो है वाटर में बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन की बात कर रहे हैं, उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू जो पार्टिकल होते हैं आइस में सेम टेम्परेचर पे। ठीक है, सो व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स, जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वाटर को तो जो पार्टिकल्स हैं वो फास्टली मूव करेंगे और एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर पार्टिकल्स के पास इनफ एनर्जी होगी और वो ब्रेक कर जाएंगे, फ्री हो जाएंगे अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो एक दूसरे के साथ है। एंड उस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड द टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड स्टार्ट हो रहा है बॉईल करना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बेटा, वही क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए चीजें। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अपने ब्रेन में रखना है चीजें। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आएगा वो क्या है। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। एंड बॉइलिंग जो एक बल्क फिनोमिनन है। बल्क मतलब क्या बेटा, एक होता है सरफेस फिनोमिनन, ध्यान से सुनना इन चीजों को। एक होता है सरफेस फिनोमिनन, एक होता है बल्क फिनोमिनन। सरफेस का मतलब क्या है, सिर्फ सरफेस पे जो चीज हमारी होती है। ठीक है, मान लीजिए हमारा वाटर है, ठीक है, जब सरफेस पे सिर्फ मान लीजिए इस सरफेस के जो पार्टिकल हैं वो चेंज हो रहे हैं वेपर के अंदर। बल्क होता है नीचे से, नीचे वाले पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स, ये वाले भी पार्टिकल्स, मतलब अंदर से। ठीक है, एक सिर्फ ऊपर सतही बात हम बोल रहे हैं। ठीक है, ऊपर की जो लेयर है सिर्फ वो वाले पार्टिकल हमारे गैसेस में जा रहे हैं। बीकर में मान लो इतना पानी है, अब सिर्फ जो ऊपर की लेयर वाले वो पार्टिकल हमारे गैस में जा रहे हैं, और एक सारे जो पार्टिकल हैं, ठीक है, जितने भी वाटर के पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर बेटा बल्क फिनोमिनन है बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब सारी की होती है, बल्क में होती है, वो सभी पार्टिकल आते हैं, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी। ठीक है, सो बॉइलिंग का एक बल्क फिनोमिनन है। एंड जो पार्टिकल्स हैं बल्क से लिक्विड के, वो इनफ एनर्जी गेन करते हैं और वो किस में चेंज जाते हैं, वेपर स्टेट में, वेपर बन जाते हैं वो। एंड फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी, 373 केल्विन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में चेंज करोगे तो आप प्लस 273 कर लोगे ना, सेल्सियस से केल्विन में करना है तो केल्विन के लिए 273 ऐड कर दो तो केल्विन में आ जाएगा। सो यहाँ पर 373 केल्विन है और सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस है। ओके, इसके बाद है कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हमने बताया अभी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो वेपोराइजेशन को भी डिफाइन कर देते हैं। देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा, अब यहाँ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिक्वायर है चेंज करने के लिए 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड। यहाँ पर फ्यूजन के केस में सॉलिड से लिक्विड था बेटा, अब यहाँ पर लिक्विड से गैसियस स्टेट या फिर वेपर स्टेट हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड से जब हमने गैसियस में चेंज करना है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वही क्या हो जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर हुआ? उसके बाद है डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बिल्कुल हमने डिफाइन कर दिया है। इसके बाद है पार्टिकल्स जो है स्टीम में वाटर, दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस पे उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है देन जो हमारा वाटर होता है एट द सेम टेम्परेचर। ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं स्टीम के अंदर, दैट इज वाटर वेपर, वो 373 केल्विन पे होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है देन जो हमारा वाटर होता है सेम टेम्परेचर पे। ठीक है, बिकॉज उनके पास वो हिडन हीट भी तो है ना बेटा, तो वहां पर तो क्या होगी, ज्यादा हमारी होगी, ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, इसके बाद है दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम, स्टीम के अंदर उनके पास जो एब्जॉर्ब है एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर हुआ? सो जो यहाँ पर टेम्परेचर है ज्यादा क्यों है, वाटर वेपर के केस में 373 केल्विन पे ज्यादा एनर्जी है, वाटर के कंपेयर में सेम टेम्परेचर है, और क्यों है बता दिया आपको रीजन, बिकॉज पार्टिकल्स जो है स्टीम के अंदर वो उनके पास एब्जॉर्ब्ड, जो उन्होंने एब्जॉर्ब किया है वो एक्स्ट्रा एनर्जी, वो है स्टीम के अंदर जो उन्होंने एब्जॉर्ब किया एक्स्ट्रा एनर्जी, किस फॉर्म में, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की फॉर्म में उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है बेटा। इसलिए जो हमारी स्टीम है
उनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या है, ज्यादा एनर्जी है, मतलब वाटर वेपर में सेम टेम्परेचर पे ज्यादा एनर्जी होती है उनके पार्टिकल्स में देन जो हमारा वाटर होता है सेम टेम्परेचर पे। क्लियर हो गया वाला पॉइंट भी आपको? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। इज इट क्लियर? ओके। उसके बाद है सॉलिड स्टेट। बेटा देखो, अब सॉलिड से लिक्विड पे आप जाओगे, लिक्विड से आप गैसेस पे जाओगे। हमने बोला था क्या, मतलब हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन चीजों को, पहले हमने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। अब देखिए हम करेंगे। सॉलिड से आप लिक्विड फॉर्म कर सकते हो जब आप हीट करोगे, ठीक है। जब आप सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड, लिक्विड को हीट करोगे तो गैसियस वेपर स्टेट, फिर लिक्विड को वापस से आप कूल करो, सॉरी गैस को आप वापस से कूल करो लिक्विड, लिक्विड को आप कूल करो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। सो हीट करोगे सॉलिड को तो लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड को हीट करोगे गैसेस में चेंज हो गया, गैस को कूल करोगे लिक्विड, लिक्विड को कूल करोगे सॉलिड। ऑलराइट। उसके बाद है सो वी इन्फर दैट स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड। स्टेट ऑफ मैटर को कर दिया हमने चेंज, चेंज कर सकते हैं, चेंज करके टेम्परेचर को चेंज करके जो स्टेट है मैटर की उसको हम चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसे। ओके। उसके बाद वी हैव लर्न दैट जो सब्सटेंसेस है अराउंड अस चेंज करते हैं वो स्टेट को सॉलिड से लिक्विड में एंड लिक्विड से गैस में, जब हम उन पे हीट को अप्लाई करते हैं। होता है सही, हीट को अप्लाई करने पर जो स्टेट है वो हमारी चेंज हो जाती है। बट देयर are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state। अब देखो बेटा, कुछ हमारी जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम कैसे कर सकते हैं चेंज, जो हमारी मैटर की स्टेट है उनको हम चेंज कर सकते हैं कैसे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से वापस कूल करके, पहले हीट करेंगे फिर कूल करो आप गैस को लिक्विड, फिर लिक्विड को कूल करो सॉलिड, ऐसे फॉर्म हो जाएगा। बट कुछ सब्सटेंस बेटा ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली सॉलिड से गैस फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड से गैस और वापस से फिर गैस से सॉलिड। अब सॉलिड से जहां पर डायरेक्ट गैसियस हमारी स्टेट आती है, सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट, ये क्या है बेटा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। याद रखेंगे, अभी बताते हैं आपको, सब्लिमेशन। ऑलराइट। एंड जब गैस से वापस सॉलिड, तो इसे हम बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। डायरेक्ट है ये, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट। सॉलिड से गैस पे आएंगे सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड पे जाएंगे डायरेक्ट डिपोजिशन। ऑलराइट। सो देखो यहाँ पर हम एक्टिविटी करते हैं 1.13। कुछ कैम्फर हमें लेना है, क्रश करना उसको चाइना डिश के अंदर, ठीक है। ये हमने लिया कैम्फर, ये चाइना डिश है हमारी, ये कैम्फर से हमारा सॉलिडिफाई हो गया। ये यहाँ पर हमने लिया था कैम्फर, ये सॉलिडिफाई हुआ कि ये कैम्फर के वेपर्स हैं, यहाँ पर कैम्फर के वेपर्स होंगे। ये हमारी इन्वर्टेड फनल है, ये जो है बेटा ये क्या हमारी उल्टी कर रखी हमने ऐसे फनल, ये हमारा कॉटन प्लग है, ये बर्नर है, ये वाला, ये क्या बर्नर है, बर्नर है। ये सब्लिमेशन हो रहा है कैम्फर का, ठीक है, ये सब्लिमेशन हो रहा है कैम्फर का। सो कुछ कैम्फर हमें लेना है, उसको क्रश कर देना, मतलब तोड़ देना है, पुट करना है, फिर चाइना डिश में हमें डाल देना है, फिर इन्वर्टेड फनल, उल्टा करके फनल ऐसे रख देनी है ओवर द चाइना डिश, फिर एक कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ फनल, फनल के यहाँ पर बिल्कुल, ठीक है, इस टिप पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या कर देना, हमें कॉटन प्लग पुट कर देना है। उसके बाद हीट करना है स्लोली, स्लो आपको हीट करना है एंड ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी? यहाँ पर क्या होगा, सॉलिड है कैम्फर, अब ये वेपर्स इसके फॉर्म होंगे इसके वेपर्स फॉर्म होंगे और फिर ये यहाँ पर सॉलिडिफाई हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट जो हमारा सॉलिड है उससे क्या बन रहा है बेटा, डायरेक्ट जो हमारा सॉलिड है उससे वेपर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, और फिर वेपर से डायरेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर सॉलिड फॉर्म हो रहा है। ऑलराइट। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही सॉलिड से क्या हो रहा है बेटा, गैसियस फॉर्म हो रहा है, और गैसियस स्टेट वेपर स्टेट से फिर हमारा सॉलिडिफाई हो रहा है। ऑलराइट। सो अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब सॉलिड से हम लिक्विड पे नहीं जाएंगे। अब की बार हमने देखा ना, पहले हम सॉलिड पे थे, सॉलिड से फिर लिक्विड पे जा रहे हैं, फिर गैस पे हम जा रहे हैं, बट यहाँ पर लिक्विड वाला कैंसिल है, बीच में लिक्विड नहीं है, सॉलिड है, सॉलिड से डायरेक्ट हमारा गैस है, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट से डायरेक्ट हमारा सॉलिड स्टेट है, बीच में लिक्विड नहीं स्टेट आएगी, ठीक है। सो ये हमारी क्या होती है, प्रोसेस होती है एक। ऑलराइट। जब चेंज होती है हमारी स्टेट सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट, तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलोगे बेटा,
सब्लिमेशन। एंड जब डायरेक्ट चेंज होता है गैस का सॉलिड के अंदर विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, जब गैस से वापस से सॉलिड फॉर्म होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डिपोजिशन। वहां पर लिक्विड में चेंज नहीं होंगी। ठीक है, समझ में आ गई दोनों प्रोसेस, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। क्लियर होगी एक्टिविटी 1.13। उसके बाद देखना है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट डिफरेंस जो आता है वेरियस स्टेट में मैटर की, वो किस वजह से आता है, उनके डिस्टेंस की वजह से, है ना। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। सॉलिड में बहुत ज्यादा कंपैक्ट अरेंजमेंट है, लिक्विड में थोड़ा और दूर दूर है, गैसेस में सबसे ज्यादा जो पार्टिकल्स है उनमें स्पेस होता है। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस, जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वहां पर क्या होगा ये हमें देखना है। इनक्लोज्ड है जो वो सिलेंडर के अंदर, विल द पार्टिकल कम क्लोजर, क्या जो पार्टिकल है वो क्लोज आएंगे। उसके बाद है डू यू थिंक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, क्या प्रेशर के इंक्रीज डिक्रीज करने से कोई चेंज आएगा मैटर की स्टेट पे। तो देखिए ये हमारी पिस्टन है बेटा, ये पिस्टन है और ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है, यहाँ पर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारी गैस है, इस पर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं बेटा, गैस। ठीक है, गैस को हम यहाँ पर कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं पिस्टन के साथ में, हमारी पिस्टन है, ये हमारा सिलेंडर है। तो देखो जैसे जैसे आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, पहले पार्टिकल यहाँ इतने स्पेस में थे, फिर हमने और कंप्रेस किया वो इतने स्पेस में, फिर और ज्यादा कंप्रेस किया इतने स्पेस में आ गए। ठीक है, मतलब यहाँ पर कंप्रेस हो रहे हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। सो अप्लाई करके प्रेशर, जो पार्टिकल है मैटर के वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। प्रेशर अप्लाई करके, टेम्परेचर रिड्यूस करके हम लिक्विफाई कर सकते हैं गैस को। ओके, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। हैव यू हेard ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बेटा सुना है, जिसे हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। देखो इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे इसको स्टोर किया जाता है। एंड जो सॉलिड CO2 है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली गैसियस स्टेट में, सॉलिड से डायरेक्ट उसको हम गैसियस स्टेट में चेंज कर सकते हैं। किसके अंदर, डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, डिक्रीज करने से प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर पे, ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा, डायरेक्ट सॉलिड से हमारा गैस फॉर्म हो जाएगी। ओके, एंड दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। ठीक है, हम इसे ड्राई आइस बोलते हैं, ड्राई बिकॉज लिक्विड स्टेट नहीं आया, सॉलिड डायरेक्टली हमारा गैसियस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो सॉलिड जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पूछ लिया जाता है बेटा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड CO2 को बेटा ड्राई आइस हम बोलते हैं। ओके, सो ड्राई आइस क्या है, सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं। देखो ये हमारा ड्राई आइस हमने ली हुई है यहाँ पर, ये डायरेक्टली देखो ऐसे गैसियस स्टेट में आ रही है। ठीक है, सॉलिड CO2 है, ये हमारी सॉलिड CO2 है, इसके अंदर सॉलिड CO2 सॉलिड स्टेट में, ये डायरेक्ट इसके ऐसे वेपर बन रहे हैं, गैसियस स्टेट में आ रही है, सॉरी। ठीक है, डायरेक्ट गैस हमारी ये फॉर्म हो रही है। So we can say that pressure and temperature determine करते हैं state substance की, whether it will be solid, liquid और gas। ठीक है, temperature and pressure determine करते हैं, वहां पर क्या temperature है और क्या pressure है जो मैटर की state है उसको। ठीक है, so we can say that pressure and temperature determine the state of substance, whether it will be solid, liquid और gas। अब यहाँ पर इंटर कन्वर्जन है 3 states of matter का बेटा, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में और फिर बैक इनका, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं सॉलिड से लिक्विड, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं बेटा उसे, फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलोगे उसे, फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड स्टेट से आप लिक्विड में चेंज कर रहे हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। एंड जब लिक्विड से आप गैस पे जाओगे तो उसे वेपोराइजेशन बोलते हैं, वेपर फॉर्म हो रहे हैं वहां। ठीक है, ऐसे याद रखो, वेपोराइजेशन उसे बोलते हैं, लिक्विड से गैस में। और फिर अब गैस से लिक्विड सॉलिड पे आओगे तो डिपोजिशन पढ़ा हमने अभी, सॉलिड से अब गैस पे जाओगे सब्लिमेशन हम बोलते हैं। और जब लिक्विड से आप सॉलिड फॉर्म करोगे, लिक्विड से जब आप सॉलिड फॉर्म, वाटर से जब आप आइस फॉर्म करोगे, सॉलिडिफिकेशन है। सॉलिड आप आइस लो, आइस को आप वाटर में चेंज कर रहे हो, फ्यूजन हो जाएगा। फिर वाटर को आप वाटर वेपर में फॉर्म कर रहे हो, वेपोराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, फिर आप वाटर वेपर को वापस से वाटर में फॉर्म करोगे, कंडेंसेशन हो जाएगी। ठीक है, कंडेंस हो जाएंगी, वाटर वेपर फॉर्म करेंगे लिक्विड।
ठीक है। तो कंडेंसेशन, फिर वाटर को आप आइस फॉर्म करोगे, सॉलिडिफाई, तो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगी। एंड जब सॉलिड को आप डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करोगे, सब्लिमेशन, गैस को डायरेक्ट सॉलिड में डिपोजिशन। सो इंटर कन्वर्जन हो गया बेटा 3 स्टेट ऑफ मैटर का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कौन सी प्रोसेस, कौन सी स्टेट को किस स्टेट में आप चेंज करोगे, तो वो प्रोसेस से उसका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो ये आपको सारी याद करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इवेपोरेशन। नेक्स्ट करते हैं इवेपोरेशन। देखिए इवेपोरेशन क्या होता है। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमें हमेशा जरूरत पड़ती है हीट करने की या फिर चेंज करने की प्रेशर को, मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए? एंड कैन यू कोट सम एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ जहां पर चेंज ऑफ स्टेट है वो लिक्विड से वेपर में होती है, कैसे? विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लिक्विड हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे भी नहीं है, फिर भी होगी लिक्विड से वेपर में चेंज। एंड वाटर, जब हम अनकवर छोड़ देते हैं वाटर को तो वो स्लोली चेंज हो जाता है वेपर के अंदर। देखा ना हमने, जब वाटर को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं फिर वो वेपर फॉर्म हो जाते हैं उसके। सो व्हाट हैपेंस टू वाटर इन द अबाउट टू एग्जांपल, क्या होता है वाटर के साथ में? ठीक है, देखो हमें पता है कि जो पार्टिकल है मैटर के वो हमेशा मूव करते हैं। बताया मैंने आपको कि जो पार्टिकल है मैटर के वो मूव करते हैं, कंटिन्यूअसली वो मूव करते हैं, वो रेस्ट पे नहीं होते हैं। सो एक टेम्परेचर आता है इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, जहां पर पार्टिकल डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ होते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड जो स्मॉल फ्रैक्शन है पार्टिकल का सरफेस पे, ठीक है, लिक्विड के केस में बात कर रहे हैं, लिक्विड के केस में ये हमने यहाँ पर लिक्विड लिया, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं लिक्विड के केस में एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जो हमारी सरफेस पे प्रेजेंट है, जो पार्टिकल्स होंगी वहां पर उनके पास हायर काइनेटिक एनर्जी हो जाती है एंड वो एबल हो जाते हैं ब्रेक करने के लिए अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जो इनकी अट्रैक्शन होगी ना उसको ये ब्रेक करने में एबल हो जाते हैं। जो यहाँ पर सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के वो वो कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर के अंदर, एंड वो वेपर के अंदर ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड, ये जो फिनोमिनन है लिक्विड जो हमारा चेंज हुआ वेपर के अंदर विदाउट, ठीक है, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट से बिलो, मतलब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हमारा रीच नहीं हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया है, बॉइलिंग पॉइंट से क्या बोल रहे हैं हम, पहले, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी टेम्परेचर पे, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। समझ में आया बेटा इवेपोरेशन क्या होता है? उसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। उसके बाद कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, ये आपको समझना है, कौन से फैक्टर आएंगे जो अफेक्ट करेंगे इवेपोरेशन। तो यहाँ पर हमें करनी है एक्टिविटी 1.14 एक्टिविटी आपको करनी है। देखो क्या बोला इसमें, 5 ml वाटर लेना आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, उसको विंडो के पास या फिर फैन पे रख देना है, फैन के नीचे या फिर विंडो के पास रख देना आपको टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर लेके। कर दिया ये काम आपने। फिर आपको 5 ml वाटर लेना है ओपन चाइना डिश के अंदर और उसको विंडो के पास रख दो या फिर पंखे के नीचे रख दो, या तो खिड़की के पास रखो या फिर पंखे के नीचे रखो। एक में टेस्ट ट्यूब है, दूसरे में ओपन चाइना डिश है। फिर आप 5 ml वाटर लो ओपन चाइना डिश में और आपको कहाँ रखना है, वो कबर्ड में रखो या फिर ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास में, या फिर अपने कबर्ड में रखो। रिकॉर्ड करो रूम टेम्परेचर को और रिकॉर्ड करो फिर टाइम या फिर दिन कितने लग रहे हैं इवेपोरेशन हमारी प्रोसेस में, जो ये हमारे तीनों केसेस हैं इनमें। उसके बाद रिपीट करो तीनों स्टेप्स को, रेनी डे पे जब बारिश आ रही हो जिस दिन, ठीक है, उस दिन करो और रिकॉर्ड करो अपनी ऑब्जर्वेशन। व्हाट डू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी ऑन इवेपोरेशन? क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर का, सरफेस एरिया का, विंड वेलोसिटी स्पीड का इवेपोरेशन पे, ये हमें देखना है। फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया का इफेक्ट, यहाँ पर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर ह्यूमिडिटी का इफेक्ट, यहाँ पर पढ़ेंगे हम विंड स्पीड का इफेक्ट, ठीक है। सो ये सारे इफेक्ट हम स्टडी करेंगे। सो देखो फर्स्ट वाले केस में हमने 5 ml वाटर लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो यहाँ पर फैन के नीचे हमने रखा। चाइना डिश में यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ रहा है बेटा, ठीक है। चाइना डिश और टेस्ट ट्यूब के कंपैरिजन में आप देखो हमने एक में लिया एक में हमने ली टेस्ट ट्यूब, ठीक है, एक में हमने लिया टेस्ट ट्यूब, एक में हमने लिया ओपन चाइना डिश, एक में हमने चाइना डिश, दो केसेस में चाइना डिश है, एक में यहाँ पर हमने 5 ml ले लिया, यहाँ पर दो केस में 5 ml लेना है, 2 केस में 5 ml है,
5 ml टेस्ट ट्यूब में विंडो के पास या फिर फैन के नीचे रख दो। तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में हमने लिया पर विंडो के पास है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगी, हमारी विंड भी आएगी, हवा भी आएगी, तो उससे वहां पर जल्दी होगा इवेपोरेशन। उसके बाद है ओपन चाइना डिश में हमें लेना है और कहां पर रखना है, फर्स्ट वाले केस में विंडो के पास। अब सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है बेटा और साथ में विंड स्पीड भी हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होता है, सरफेस एरिया जैसे बढ़ेगा इवेपोरेशन हमारी इंक्रीज होती है। तो सबसे फर्स्ट वाला केस जो चाइना डिश का है 5 ml जो विंडो के पास हम रखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर इवेपोरेशन, सबसे पहले यहाँ इवेपोरेशन होगी, उसके बाद फिर टेस्ट ट्यूब में होगी जो विंडो के पास होगा, ये भी विंडो के पास है, तो सेकंड केस यहाँ पर होगी। अब थर्ड केस में वहां पर होगी जहां हमने चाइना डिश लिया है बट हमने कबर्ड में रखा है, ठीक है, यहाँ पर होगी इस वाले केस में, ठीक है बेटा, यहाँ पर सबसे लास्ट में होगी। ओके, यहाँ पर हमारे किसका इफेक्ट आ रहा है, एक तो सरफेस एरिया का इफेक्ट आ रहा है, दूसरा फिर विंडो के पास हम रख रहे हैं, तो यहाँ पर किसका इफेक्ट आएगा, एक सरफेस एरिया का आ रहा है, दूसरा फिर विंड वेलोसिटी का आएगा। विंडो के पास हमें हवा मिल जाएगी, उससे फिर जल्दी हो जाएगी इवेपोरेशन। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम ये तीनों इफेक्ट को अब हम स्टडी करेंगे। देखो, फर्स्ट इफेक्ट है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना, मतलब सरफेस पे होता है, बल्क में नहीं होता। ये बल्क के जो पार्टिकल है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जबकि बॉइलिंग हमने बोला था बल्क फिनोमेना। ये दोनों चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेनन बट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन। मतलब यहाँ पर जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट होंगे, ना कि बल्क में अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, सिर्फ जो सरफेस के हैं वो होते हैं, ठीक है। बल्क में तो वो फिर बॉइलिंग वाली बात आ जाएगी, ठीक है। सो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन। कैसा फिनोमेनन है बच्चों, सरफेस फिनोमेनन है। सरफेस फिनोमेना, सरफेस एरिया जैसे जैसे इंक्रीज, रेट ऑफ इवेपोरेशन वैसे वैसे इंक्रीज। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा सो इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज होगी, एंड जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज। फॉर एग्जांपल, जब हम पुट करते हैं क्लोथ्स को ड्राई होने के लिए, वी स्प्रेड देम आउट, ठीक है। जब हम क्लोथ्स को बेटा ड्राई करते हैं तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं सरफेस एरिया, तो हम कपड़ों को ऐसे तो ना इकट्ठा करके रखें, पूरा फैला के हम, है ना, ऐसे तार पे डालते हैं कपड़ों को, ताकि सरफेस एरिया बढ़े। सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन और जल्दी हमारे कपड़े सूख जाएंगे, है ना। ऐसे तो नहीं होता हम कपड़ों को बिल्कुल फोल्ड करके ऐसे डालते तार पे, बिल्कुल उनको खोल के अच्छे से, है ना। तो सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो इंक्रीज होती है। तो फर्स्ट फैक्टर ये आपने पढ़ लिया। फर्स्ट जो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। उसके बाद सेकंड आता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब बताओ क्या होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से भी इवेपोरेशन बेटा इंक्रीज होगी। सो मोर नंबर ऑफ, जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतनी ही जल्दी होगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है उनके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी किस में जाने के लिए, वेपर स्टेट में जाने के लिए। सो इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया से इवेपोरेशन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रही है इवेपोरेशन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसके बाद विद इंक्रीज जो इवेपोरेशन है वो इंक्रीज होगी विद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी का डिक्रीज है, क्यों, देखो ह्यूमिडिटी का मतलब ही क्या है बेटा, अमाउंट वाटर वेपर की जो एयर में होती है, जो हमारी हवा में, एयर में जो वाटर के वेपर होते हैं, ठीक है, वाटर के जो वेपर हैं हवा में, वही क्या है बेटा, ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है बिकॉज एयर में वाटर के वेपर ज्यादा होते हैं। सो ह्यूमिडिटी, अब यहाँ पर अब हमने बोला था रेन में इनको करो, ये सारी जो प्रोसेस है ना, तीनों को रेन में करो तो डबल टाइम लग जाएगा इन चीजों में फिर, है ना। बिकॉज यहाँ पर क्या आ गए, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में आ गए, एंड जो एयर है वो हमारी, जो एयर है वो होल्ड नहीं कर पाएगी मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। एक गिवन टेम्परेचर पे वो मतलब एक लिमिट आ जाती है ना, उतनी वाटर वेपर है तो उससे ज्यादा वाटर वेपर जो है वो नहीं होल्ड कर पाएगी। सो इफ अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर इन्वायरमेंट में, एयर में पहले से ही वाटर वेपर हाई रहेंगे तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। रेन के सीजन के टाइम पे क्या होता है, जब बारिश आती है तो वहां पर जो है हमारे वाटर वेपर पहले से ही होते हैं, है ना, एयर के अंदर, तो वाटर वेपर पहले से ही होंगे, तो अब और आने की उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो अब फिर कहां से आएंगे वो, है ना, कहां जाएंगे। तो इसलिए जो इवेपोरेशन प्रोसेस है बेटा वो हमारी डिक्रीज होती है जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। तो ह्यूमिडिटी के डिक्रीज होने से इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो बढ़ती है। क्लियर हुआ ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट। ह्यूमिडिटी में क्या होगा, अगर
ये होती क्या, पहली बात तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है एयर में, जो एयर है हमारे आसपास जो एयर होगी वो होल्ड नहीं कर पाएगी एक डेफिनेट अमाउंट की वाटर वेपर से, मतलब उतने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक गिवन टेम्परेचर पे, उससे ज्यादा में अब वहां पर नहीं वो ले पाएगी, ठीक है, एयर जो है हमारे जो अराउंड। अगर अमाउंट ऑफ वाटर एयर में पहले से ही ज्यादा हाई होंगे तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद है इंक्रीज इन विंड स्पीड। इवेपोरेशन इंक्रीज होगी जैसे जैसे हवा इंक्रीज होगी, ठीक है। विंड स्पीड, हवा की जो विंड स्पीड है हमारी वो इंक्रीज होगी। इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन, कॉमनली हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारे क्लोथ्स है वो जल्दी सूखते हैं विंडी डे में, जब हवा बहुत तेज चल रही होती है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं ना। सो विद इंक्रीज इन विंड स्पीड जो पार्टिकल है वाटर वेपर के वो मूव कर जाते हैं अवे विद द विंड। अब देखो उस पर्टिकुलर वहां पर जो हमारी सराउंडिंग है वहां पर वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे। अब जो वाटर वेपर प्रेजेंट भी होंगे तो विंड उनको अपने साथ ले जाएगी, तो अब वहां पर नहीं रहे तो अब जल्दी से इवेपोरेशन प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। सो इसलिए विद इंक्रीज इन विंड स्पीड जो पार्टिकल है वाटर वेपर के वो मूव अवे, वहां से मूव कर जाते हैं विंड के साथ में, और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, और सराउंडिंग में जो वाटर वेपर है बेटा इंक्रीज सॉरी डिक्रीज हो जाएंगे, उनके डिक्रीज होने से जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट भी आपको। सो कौन कौन से फैक्टर्स हमने यहाँ पर पढ़े, इवेपोरेशन इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन विंड स्पीड, डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ओके, इंक्रीज होगी विद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ओके। सो फर्स्ट इंक्रीज विद इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज विद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी एंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, ओके। उसके बाद है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन कैसे कॉज करता है कूलिंग को, कूलिंग जो इफेक्ट आता है। तो देखिए ओपन वेसल में जब लिक्विड को हम रखते हैं वो इवेपोरेट होता है, ठीक है। उसके बाद जो पार्टिकल है लिक्विड के वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी कहां से, सराउंडिंग से ही, सराउंडिंग से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और रिगेन कर लेते हैं जो उन्होंने एनर्जी लॉस्ट की है इवेपोरेशन के टाइम में। तो इसलिए अब वहां पर टेम्परेचर क्या बेटा कम हो जाएगा, तो इसलिए जो एब्जॉर्प्शन जो उन्होंने एनर्जी का किया सराउंडिंग से, तो इसलिए वो सराउंडिंग को फिर क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं, है ना। सराउंडिंग जो कूल हो जाएगी बिकॉज वहां की जो एनर्जी उन्होंने ले ली जो उन्होंने इवेपोरेशन में लगाई, है ना। तो इसलिए जो पार्टिकल लिक्विड के एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी सराउंडिंग से, जो उन्होंने एनर्जी लॉस की इवेपोरेशन के टाइम पे, तो जो एब्जॉर्ब की एनर्जी उन्होंने सराउंडिंग से, तो इसलिए सराउंडिंग का जो टेम्परेचर वो कम हो जाएगा, तो इसलिए सराउंडिंग में कोल्ड लगेगा, ओके। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए व्हाट हैपन्स व्हेन यू पॉर सम एसीटोन। नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है बेटा, जब नेल पॉलिश रिमूवर होता है, जब हमने हैंड पे लगाते हैं, हैंड पे आप रखोगे या फिर नेल्स पे आप लगाओगे तो बहुत ठंडा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों लगता है, देखिए सो द पार्टिकल जो है वो गेन करते हैं एनर्जी को पाम से और सराउंडिंग से, इवेपोरेट हो जाते हैं एंड कोज करते हैं पाम को फील कूल, जिससे हमारी जो पाम है वो कूल फील करती है। क्यों, बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं बेटा वो गेन कर रहे हैं एनर्जी पाम से और सराउंडिंग से एंड वो इवेपोरेट हो जाएंगे फिर, एंड जिससे कि जो हमारी हथेली है जो हमारी पाम है उसको हमें ठंडक महसूस होती है, बिकॉज वो एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, हमारी पाम से लेंगे। ऑलराइट, पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल, इवेपोरेट हो जाते हैं वो हीट लेके, तो वहां पर इसलिए हमें कूल फील होता है, ठंडा ठंडा लगता है। उसके बाद है आफ्टर ए हॉट सनी डे, जब बहुत गर्मी वाला दिन होता है ना, जिस दिन बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो पीपल स्प्रिंकल करते हैं वाटर को ऑन द रूफ, है ना, ऐसे हम पानी छिड़कते हैं ना अपनी छतों पे, सो और ओपन ग्राउंड पे, या फिर जो हमारा ओपन ग्राउंड होता है वहां पर। क्यों, बिकॉज ऑफ लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। यहाँ पर क्या होती है, जो लार्ज अमाउंट में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वाटर की, वो हमें हेल्प करती है कूल करने में हॉट सरफेस, ठीक है। जो हमारा हॉट सरफेस है उसको कूल करने में हेल्प करती है हमें। So, इसके बाद है कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। तो देखिए व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। समर में आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सभी कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन के हम ज्यादा प्रेफर करते हैं क्लॉथ्स पहनना, कॉटन की शर्ट्स होती हैं, कॉटन के ही हम सब कुछ पहनना पसंद करते हैं, कॉटन के सूट्स हो गए, कॉटन का सब कुछ हम पहनते। क्यों पहनते हैं वैसा, देखो समर के टाइम पे क्या होता है, वी प्रेस्पायर मोर, हमें पसीना बहुत आता है ना, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। इसी की वजह से जो हमारी बॉडी है वो हमें कूल रखती है, हमें ठंडक रखती है, ठंडा रखती है हमारी बॉडी को। यू नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन क्या होता है, जो पार्टिकल है सरफेस पे लिक्विड के
इवेपोरेशन के टाइम पे जो सरफेस है लिक्विड का, उसके जो पार्टिकल्स है बेटा, वो क्या करते हैं, गेन करते हैं एनर्जी अपनी सराउंडिंग से वो एनर्जी को गेन करेंगे, और क्या करेंगे, वो गेन करेंगे एनर्जी को सराउंडिंग से, और या फिर बॉडी के सरफेस से, जो हमारी बॉडी का सरफेस है उससे, एंड चेंज हो जाएंगे वेपर के अंदर चेंज हो जाएंगे। एंड जो हीट एनर्जी इक्वल होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, वो एब्जॉर्ब कहाँ से हो रही है, हमारी बॉडी से हो रही है, ठीक है, हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब होगी। एंड जब वो हीट हमारे अब्सॉर्ब करेंगे तो मतलब हीट हमारे अंदर से जा रही, तो फिर इसलिए हमें कैसा फील होता है, कूल फील होता है, ठंडक हमें महसूस होती है। सो कॉटन जो है बेटा वो एक गुड एब्जॉर्बर है वाटर का, ठीक है, वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, गुड एब्जॉर्बर है वाटर का। सो हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में स्वेट को, जो हमारा पसीना होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, एंड एक्सपोज कर देता है फिर उसको एटमॉस्फेयर में फॉर इजी इवेपोरेशन, ताकि फिर इजीली क्या हो जाती है, हमारी इवेपोरेशन हो जाती है। देखो कॉटन के क्लोथ्स हम पहनते हैं। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? जब हम बिल्कुल फ्रिज से आइस कोल्ड वाटर, जिसमें बिल्कुल बर्फ जमी होती है ना, बर्फ वाला जो हम पानी निकालते हैं फ्रिज में से और उसको ग्लास में आप डालो, तो आप क्या देखोगे, बाहर छोटे 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 आपको उस ग्लास के वाटर वेपर्स देखने को मिलेंगे, मिलते हैं ना। क्यों होता है वो ऐसा, देखते हैं। देखो देखिए ऐसे, ये बिल्कुल ठंडा पानी हमने लिया बर्फ वाला, देखिए बर्फ है इसके अंदर, तो यहाँ पर देखिए ग्लास के ऊपर दिख रहा होगा आपको, ग्लास के ऊपर यहाँ पर देखो आपको वाटर वेपर दिख रहे होंगे, ये वाटर वेपर दिख रहे हैं आपको, कैसे वाटर ऊपर ग्लास के सरफेस, देखो ऐसे वाटर आ जाता है। सो लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर में हम लेते हैं। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर। तो आउटर सरफेस पे क्या हो जाता है, जो हमारी वाटर वेपर है वो आ जाती है, वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों आती हैं, जो वाटर है, जो वाटर वेपर होते हैं हमारे एयर के अंदर, जो हमारी एयर है उसके अंदर जो वाटर वेपर होते हैं वो कांटेक्ट में आ जाते हैं ग्लास की, कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर की। जो हमारा कोल्ड ग्लास का वाटर है, जो वाटर वेपर प्रेजेंट है हमारी सराउंडिंग में, वो इनके कांटेक्ट में आते हैं, और वहां पर क्या होता है, वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में। ओके, लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमें वो कैसे दिखते हैं, वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है। तो जैसे हम आइस कोल्ड वाटर को ग्लास में डालते हैं, तो ग्लास में डालने के बाद हमें उनके ऊपर, ग्लास के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, वाटर के ड्रॉपलेट, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है बेटा। वाटर के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, वाटर के ड्रॉपलेट हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सराउंडिंग में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है ना, वो यहाँ पर क्या कर देते हैं, अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं, ठीक है। सो जैसे वो कांटेक्ट में आते हैं कोल्ड ग्लास के वाटर में, जो कोल्ड ग्लास उसके कांटेक्ट में आते हैं, एनर्जी को लॉस कर देंगे, और वहां पर हमें वो किस फॉर्म में दिखेंगे, लिक्विड स्टेट की फॉर्म में दिखेंगे, ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखेंगे। क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट, ओके। हाँ जी बेटा, अब ये देख लेते हैं व्हाट यू हैव लर्न। देखो मैटर हमने क्या पढ़ा, किससे बनाए, छोटे छोटे पार्टिकल से, स्मॉल पार्टिकल से बनाए। मैटर भी एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में, जल्दी से बता दो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट होती हैं, शाबाश। उसके बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में मैक्सिमम होती है सॉलिड्स में, इंटरमीडिएट होती है लिक्विड्स में, एंड सबसे कम गैसेस में होती है। उसके बाद स्पेस सबसे ज्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कहां पर होता है, स्पेस, गैसेस के अंदर होता है। एंड जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की जो मिनिमम है वो किस केस में होती है, काइनेटिक एनर्जी, इन केस ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। इंटरमीडिएट होता है लिक्विड्स में, मैक्सिमम होती है गैसेस में, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी है। एंड जो स्पेस भी होता है मैक्सिमम गैसेस में, उसके बाद लिक्विड्स में, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में, एंड स्पेस सॉलिड में, ओके। इसके बाद जो अरेंजमेंट है पार्टिकल की, मोस्ट ऑर्डर में वो सबसे ज्यादा ऑर्डरली अरेंजमेंट सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम बेटा गैसेस में रैंडम मूवमेंट है वहां, है ना। सो इन केस ऑफ लिक्विड लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स स्लिप कर जाते हैं, स्लाइड कर दिए एक दूसरे के ऊपर, स्लाइड ओवर ईच अदर। एंड गैसेस में यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं होता, पार्टिकल जस्ट मूव करते हैं रैंडमली, है ना, रैंडम मूव करते हैं वो। स्टेट ऑफ मैटर जो इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब स्टेट ऑफ मैटर को हम चेंज कर सकते हैं, चेंज करके टेम्परेचर एंड प्रेशर को देखा हमने। उसके बाद है सब्लिमेशन, बताओ बेटा क्या होता है, सॉलिड का डायरेक्टली जब चेंज होता है किसमें, हमारी गैसियस स्टेट में। तो सॉलिड जब डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जाता है बिना लिक्विड स्टेट में जाए, वो प्रोसेस सब्लिमेशन। एंड डिपोजिशन क्या है, जब गैसियस स्टेट डायरेक्ट सॉलिड में आता है विदाउट लिक्विड स्टेट में जाए। चेंज होता है जब गैसियस स्टेट का डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट।
बिना लिक्विड स्टेट में जाए। उसके बाद बॉइलिंग, बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिनन हमारा है ना, बल्क में होता है, सारे जो पार्टिकल्स है सरफेस के भी और अंदर वाले पार्टिकल्स सारे में ही होती है हमारी बॉइलिंग प्रोसेस। पार्टिकल जो है बल्क से होल मतलब पूरा जो लिक्विड है वो चेंज होता है वाटर वेपर के अंदर, जबकि इवेपोरेशन हमने देखा सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स इसमें टेक पार्ट कर, सरफेस के पार्टिकल का होता है इवेपोरेशन। सरफेस फिनोमिनन है, पार्टिकल जो है सरफेस से गेन करते हैं इनफ एनर्जी, इतनी एनर्जी कि वो ओवरकम कर जाएं जो पार्टिकल के बीच में, उनके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर जाएं, जो प्रेजेंट होते हैं लिक्विड में और चेंज हो जाते हैं किसमें, वेपर स्टेट के अंदर, तो इवेपोरेशन प्रोसेस हो जाएगी। एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे, एक्सपोज्ड है जो एटमॉस्फेयर में कितना सरफेस एरिया है, उसके बाद टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है एंड विंड स्पीड क्या है, इस चीज पे डिपेंड करता है इवेपोरेशन। बताओ कैसे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया बढ़ता है इवेपोरेशन बढ़ती है, और टेम्परेचर बढ़ता है इवेपोरेशन इंक्रीज होती है, ह्यूमिडिटी के डिक्रीज होने से इंक्रीज होती है इवेपोरेशन, विंड स्पीड के इंक्रीज होने से इवेपोरेशन इंक्रीज होती है बच्चों। उसके बाद इवेपोरेशन कॉज करती है कूलिंग, ऑलराइट पढ़ चुके हैं हम ये भी, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, हीट एनर्जी जो रिक्वायर होती है हमें चेंज करने में 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस के अंदर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट जो हमें रिक्वायर होती है सॉलिड को लिक्विड के अंदर चेंज करने के लिए, हीट एनर्जी जो रिक्वायर है चेंज करने 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड के अंदर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ऑलराइट, इसके बाद है कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज एंड उनके यूनिट्स यहाँ पर गिवन है, ये आपको देख लेनी है। टेम्परेचर की केल्विन होती है सिंबल की, क्वांटिटी हमारी लेंथ है, मीटर में यूनिट होती है एम सिंबल है, मास किलोग्राम होती है इसकी यूनिट केजी सिंबल है, वेट की यूनिट न्यूटन है सिंबल एन हो जाएगा, तो यहाँ पर एन हो जाएगा। वॉल्यूम है उसकी यूनिट क्यूबिक मीटर है मीटर क्यूब, और डेंसिटी उसकी यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यहाँ पर हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। प्रेशर की जो यूनिट है पास्कल होती है बेटा पी ए, ये हमारा सिंबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वांटिटी उनकी यूनिट एंड उनके सिंबल्स हैं। एंड ये एक्सरसाइज है बेटा, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी आपके लिए एंड उसका जो लिंक है आपको आई बटन में दे दिया जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप बेटा आपको सारी चीजें एक एक चीज क्लियर होगी, एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये स्पेशल जो हमने बैच स्टार्ट किया बेटा, सो 9th क्लास के स्टूडेंट्स आपके लिए ही हमने बैच शुरू किया जिसके अंदर हम आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एक एक लाइन को हम गो थ्रू करेंगे। सो आई होप ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा बहुत अच्छा गया होगा, आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपको कोई भी डाउट आए बेटा कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। एंड ऐसे ही फिर हमारा दूसरा चैप्टर आएगा, हमारा फर्स्ट चैप्टर अब कवर हो चुका है। अपने फ्रेंड्स के साथ जितना उसके इसको शेयर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और नोटिफिकेशन पे ऑल कर लेना, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आए आपको चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऐसे ही वन शॉट के अंदर, जहां पर हम आपको पूरी एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर की पढ़ाएंगे। ओके,